चाञ्चल्यारुणलोचनाञ्चितकृपां चन्द्रार्कचूडामणिं चारुस्मेरमुखां चराचरजगत् संरक्षणीं सत्पदां चञ्चच्चम्पकनासिकाग्रविलसन् मुक्तामणिरञ्जितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारत अध्ययन केंद्र व यौगिक विज्ञान के लिए अंतर विश्वविद्यालयीय केंद्र बेंगलुरु के संयुक्त तत्वावधान में योग विषयक अंशकालिक पाठ्यक्रम का आज 12वां दिन है। इस पाठ्यक्रम का विषय है स्वानुशासन एवं स्वजागरूकता के लिए योग। इस सभागार व आभासीय पटल पर उपस्थित सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे मध्य प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर अर्पित कुमार दुबे जी। आप सहायक आचार्य हैं संस्कृत विषय के, प्रभारी योग दर्शन विभाग, एमएससी योग के समन्वयक हैं, विश्वविद्यालय संबद्ध पाठ्यक्रमों के प्रभारी हैं। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली से आपका आगमन हुआ है। आपके व्याख्यान का विषय है यौगिक आहार एवं जीवन शैली। मैं दोनों ही संस्थाओं व सभी विद्यार्थियों की ओर से आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं व अपना स्थान ग्रहण करें। आज के इस पाठ्यक्रम सत्र के अंतर्गत हमारे मध्य केंद्र के विजिटिंग प्रोफेसर ब्रजकिशोर स्वाई सर और प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल सर भी उपस्थित हैं। मैं हम सभी विद्यार्थियों की ओर से उनका स्वागत करती हूँ। मैं आज के विशिष्ट वक्ता से पुनः आग्रह करती हूँ कि वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आज के व्याख्यान सत्र को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। मैं प्रोफेसर ब्रजकिशोर स्वाई सर से आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर उपस्थित प्रोफेसर अर्पित कुमार दुबे जी का उत्तरीय व रुद्राक्ष की माला प्रदान कर स्वागत करें। मैं आज के विशिष्ट वक्ता से पुनः आग्रह करूंगी कि वे यौगिक आहार एवं जीवन शैली इस विषय पर अपने व्याख्यान हेतु आमंत्रित हैं। आप सबको नमस्कार। श्री सांब सदाशिवाय नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति
शांति 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 सुशांतिर्भवतु। यह मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि इस महनीय विश्वविद्यालय में संभवतः मेरे जीवन का प्रथम आगमन है। तो और मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित और बहुत ही सौभाग्यशाली अनुभूत कर रहा हूँ कि बाबा विश्वनाथ की कृपा से इस महनीय विश्वविद्यालय में आने का अवसर मिला और आप सबके साथ जो भी मेरा अध्ययन है यौगिक आहार और जीवन शैली पर जो मेरी समझ है वो मैं साझा करूँगा। सर्वप्रथम दोनों आचार्यों को मेरा सादर प्रणाम। सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो ऑफलाइन यहाँ बैठे हैं, जो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े, आप सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। और आपको इसलिए भी प्रणाम कि आप पिछले 11 दिन से सतत निरंतर लगातार कंटिन्यूसली इस योग यज्ञ में जुड़े हुए हैं और योग का जो एक समग्र स्वरूप है उस सब से अपने आप को लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि इस पूरी जो कार्यशाला या संक्षिप्त पाठ्यक्रम है इसका विषय है योगा फॉर सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ अवेयरनेस, और मुझे लगता है कि जो आज का विषय है उसका जो केंद्र बिंदु है वो ये हम पूरे यौगिक साहित्य का या भारतीय ज्ञान परंपरा या वैदिक ज्ञान परंपरा का सारांश यही दो शब्द देखते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस, आत्म अनुशासन और आत्म साक्षात्कार। अब हम सेल्फ अवेयरनेस को कई बार आत्म जागरूकता भी कहते हैं, लेकिन जो हमारा शास्त्रीय शब्द है वो तो साक्षात्कार है। और कहते हैं कि आत्म संयम से ही आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होता है। और पूरी जो भारत की दर्शन परंपरा है उस दर्शन परंपरा में जो संयम की जो प्रक्रिया है, संयम का जो दर्शन है वो तो सभी दार्शनिक परंपराओं में, सभी ज्ञान की परंपराओं में, लेकिन संयम की जो वैज्ञानिक परंपरा है ऐसी सरल सहज स्वाभाविक प्रक्रिया जिसका कोई भी पालन करके आत्म संयम को प्राप्त करे वो महर्षि पतंजलि के द्वारा अनुशासित योग परंपरा है। तो मुझे लगता है कि पीपीटी के माध्यम से चलें। अब इतने दिनों में आप योग के स्वरूप को समझ गए होंगे, लेकिन जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार है वो योग को सामान्य रूप से यही परिभाषित करता है कि योग प्राचीन भारत की कला और समग्र जीवन जीने का विज्ञान है। और जब हम इतना कहते हैं तो फिर प्रश्न उठता है कि वो क्या कला है, क्या विज्ञान है। तो योग कुछ शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक अभ्यासों का समूह है जिसको हम आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, षटकर्म इत्यादि कहते हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन के जो 3 लक्ष्य हैं, पहला है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है मानसिक प्रसन्नता और तीसरा है सामाजिक सद्भाव, जिसको हम अंग्रेजी में हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मनी कहते हैं, इसको प्राप्त किया जा सके। अगर हम भारत की ज्ञान परंपरा में देखें तो मानवीय जीवन के लक्ष्य थे जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन कालांतर में हम थोड़े से ज़्यादा कहेंगे व्यक्तिवादी हो गए या ज़्यादा मतलबी हो गए, उर्दू का शब्द है, सेल्फिश हो गए। तो अब हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बहुत चिंता नहीं करते, चिंतन नहीं करते, क्योंकि संभवतः समाज का जो स्वरूप है या समाज की जो व्यवस्था है उसमें इतने खोए हैं कि अब हम अपने जो गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ था उसको भूल गए। लेकिन फिर जब वैज्ञानिक लोग कोई बात कहते हैं, पाश्चात्यविद कोई बात कहते हैं, तो हमें लगता है कि शायद ये प्रामाणिक रही होगी। वो प्रामाणिक है या नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हमें अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम जिस युग से निकल रहे हैं या जिस युग में हम जी रहे हैं ये स्वास्थ्य की चुनौतियों से भरा हुआ युग है। और जितनी स्वास्थ्य की चुनौतियां हैं उसमें मुझे लगता है कि हम खुद ही कारण हैं। जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, ऐसे रोग जो इसका व्यक्ति स्वयं कारण है। जब हम रोग शास्त्र में जाते हैं जहाँ रोगों की चर्चा है वहाँ कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, बहुत तरह की रोगों की चर्चा है। लेकिन अब आज भारत और विश्व में देखें तो जो बड़ी संख्या में जिस रोग से लोग ग्रस्त हैं वो है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। और उसके प्रबंधन के लिए मुझे लगता है कि योग एक बहुत ही उपयोगी, एक प्रभावी साधन है। तो उसी परंपरा में हम योग के सामान्य अर्थ को समझते हैं। तो
the generalized meaning of yoga, yoga is the ancient art and science of holistic living, which includes the set of physical, mental, spiritual practices, which ensure the health, happiness and harmony in human life. That is the, you can say the definition of yoga, it is the meaning of yoga, this is the philosophy of yoga. आगे चलेंगे. अब ये सब परिचय आपका, क्योंकि विगत 11 दिवसों से आप योग के साथ जुड़े हुए हैं, तो योग शब्द का अर्थ और इन सबको आपको बहुत गंभीरता से आपने अध्ययन किया होगा. लेकिन जो बात मुझे कहनी है उसमें ये पूर्व पीठिका का काम करेंगे. ये सब प्रीफेस है, इसलिए इन बातों को भी थोड़ा सा कह दें. हम जब व्याकरण की दृष्टि से योग शब्द का अर्थ करते हैं तो वहाँ पर योग का अर्थ संयम, समाधि और संयोग, ऐसे 3 अर्थ मिलते हैं. क्योंकि जो महर्षि पाणिनि का धातु पाठ है वहाँ पर 3 धातुओं से योग शब्द की सिद्धि होती है. अब ये 3 शब्द की ये 3 अर्थ हैं, ये सामान्य ज्ञान है. लेकिन योग की दृष्टि से जो विशेष ज्ञान है कि ये योग के 3 सोपान हैं. संयम पहला सोपान है, जिसको महर्षि पतंजलि कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध. और संयम का जो फल है वो समाधि है. समाधि अभ्यास का विषय नहीं है. जब हम अष्टांग योग की चर्चा करते हैं तो यम का अभ्यास, नियम का अभ्यास, आसन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, प्रत्याहार का अभ्यास, धारणा का अभ्यास, बस धारणा के बाद की जो 2 चरण हैं जिसको हम ध्यान और समाधि कहते हैं, ये घटित होने की अवस्थाएं हैं. हम जितना अभ्यास करते हैं मन को एकाग्र करने का, वृत्तियों से रहित है, जितनी भी वासना है, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनसे रहित होने का जो प्रयास है वो धारणा तक है. किसी एक विषय में मन को लगा देना. लेकिन जब मन लगने लगता है कुछ देर के लिए तो ध्यान, और जब वो लंबे समय तक के लिए लग गया, कई बार तो पूरे समग्र रूप से लग गया, तो उसको हम समाधि कहते हैं. तो संयम का हम अभ्यास करते हैं और वास्तव में संयम, यम का अभ्यास संयम है, नियम का अभ्यास संयम है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ये जो हमारे व्यक्तित्व, हमारे अस्तित्व के विभिन्न आयाम हैं, इन पर संयम है. जैसे कि हम अपने जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं, चाहे हम वैज्ञानिकों को माने ना माने, कि हम ये जन्म जन्मांतर की यात्रा से आए हैं और इस यात्रा में कदाचित हम पशु योनि में भी रहे होंगे कभी ना कभी. तो बहुत सारे पशुवत आचार हमारे अंदर है, हिंसा हमारे अंदर है, थोड़ा सा भ्रम हमारे अंदर है, थोड़ी सी चीज़ों को संकलित करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर. उन सबको संयोजित करने का जो उपाय है उसको हम यम कहते हैं. और नियम के स्वयं को शुद्ध कैसे रखा जाए, सकारात्मक कैसे रखा जाए, समग्र कैसे रखा जाए, उसके उपाय हैं. और फिर शरीर पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, आसन का जो पूरा दर्शन है वो शरीर पर नियंत्रण पाने की प्रक्रिया है. फिर प्राणों पर नियंत्रण पाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो प्राणायाम है. और प्राणों के बाद हमारे इंद्रियों पर जो नियंत्रण, संयम कैसे पाया जाए, वो प्रत्याहार है. और मन के भी कई रूप हैं. जब हम आधुनिक मनोविज्ञान में देखते हैं तो मन के बहुत सारे रूप दिखाई देते हैं. वो चेतन मन है, अवचेतन मन है, अचेतन मन है, मन के बहुत सारे रूप हैं. तो मन का जो चेतन है, जिसको हम कहते हैं जो कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड है, उस पर नियंत्रण स्थापित करने की विधि धारणा है. आप सब बैठे हैं, आपके मन में 1000 विचार चल रहे होंगे, दृष्टि से कहीं जा रही हैं, कान से कोई शब्द सुन रहे होंगे, नाक से कोई गंध आ रही, मन में अनेकाग्रता आ रही. लेकिन हम किसी एक पर अपने आप को निर्धारित कर दें तो मन सबसे हट करके पूरी चेतना, पूरी ऊर्जा, जो समग्र ऊर्जा है वो एक जगह केंद्रित हो जाएगी. तो मन को कॉन्शियसली कंट्रोल करने के लिए या जागरूक होकर के चेतन रूप से मन को कंट्रोल करने की विधि धारणा. तो इतना सब कुछ से संयम, ये सारा अभ्यास है जिसको हमें करना पड़ेगा. लेकिन इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो घटित होने की प्रक्रिया. जैसे हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं. खाना खाने का परिणाम क्या है, हमारी भूख मिट गई एक, और हम ऊर्जा से युक्त हो गए अगर सही आहार हुआ, जिस पे मुझे बात भी करना है अभी. और संयम से समाधि घटित होती है. और समाधि से भी बड़ा जो हम सामान्य तौर पर जब योग की बात करते हैं तो हम कहते हैं योग का मतलब यूनियन है, वो संयोग है. वो वास्तव में केवल योग के अनेकों प्रकार में, भक्ति योग में वो चीज़ हम देखते हैं. लेकिन जब हम समाधि में हो जाते हैं तो हम समग्र हो जाते हैं. सामान्य तौर पे हमारा जो व्यक्तित्व है वो व्यग्र है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेगमेंटेड पर्सनालिटी. व्यग्र हैं, सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं. मतलब जो विचार, वचन और व्यवहार में जब भिन्नता आ गई, विचार के अनुसार वचन नहीं है, वचन के अनुसार व्यवहार नहीं है, तो उसी को हम कहते हैं व्यग्र होना. और समग्र होने का मतलब जो भी हमारा विचार है वही वचन में आया और वही व्यवहार में आया, तो हम उसको कहते हैं समग्र होना. और वो समग्रता ही संयोग है.
और जब व्यक्ति स्वयं से समग्रित रहता है, स्वयं के शरीर से, मन से, चेतना से जुड़ा रहता है, संपूर्ण समाज से जुड़ा रहता है, और उस स्तर पर जाकर के व्यक्ति का वाक्य होता है वसुधैव कुटुंबकम् अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम्। ये आम व्यक्ति के वाक्य नहीं है, हम कितना भी इसको कह लें हमारे समझ में नहीं आएगा, हमारे व्यवहार में भी नहीं आ सकता, क्योंकि मैं और मेरा, तू और तेरा, वो और उसका, ये जो है ना, ये भेद चलता रहेगा। लेकिन जब व्यक्ति का मन शांत हो गया, एकाग्र हो गया, वो समाधिस्थ हो गया, तब उसके लिए पूरा ब्रह्मांड एक है। भगवान कृष्ण गीता में जिसको कहते हैं विश्वरूप दर्शन, कि सब में मैं हूँ और मुझ में सब है, ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये योग के उच्चतम लक्ष्यों में से एक है, और वो संयोग। इसलिए हम कहते हैं कि जीवात्मा का जब परमात्मा से संयोग हो जाए वही अंतिम योग। सो द एसेंस ऑफ दिस टॉपिक इज दैट grammatically we have three different meanings of a yoga word, which called the control, higher state of consciousness, and union. This is the primary and the basic knowledge. In the advanced, we say these are the three steps of yoga. If you have a control over your senses, mind, body, etc., then you can progress the further development, which called the experiencing the higher state of consciousness. And once you experience that higher state of consciousness, then you can connect with each and every entity of this entire universe, and you can declare this entire universe is a single unit, and I am part of this universe. Next. अब जब हम परंपरा में चलते हैं, चूंकि योग की एक सामान्य समझ बनाने के लिए मैं पूर्व पीठिका आप सबके साथ साझा कर रहा हूं, तो हम योग के तीन रूप देखते हैं। जो योग का मूल रूप है, वो योग का जो स्वरूप है वो है दर्शन, और वहाँ हमने जो लक्ष्य रखा स्वस्थस्य समाधि लाभ। व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से स्वस्थ है, तो उसे समाधि की तरफ जाना चाहिए। ये जो जन्म जन्मांतर की, जन्म और मृत्यु की यात्रा है, इसको पूर्ण करना चाहिए। क्योंकि हम हमारे अनुभव में आए ना आए, शास्त्र, हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि महर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षि हुए, वो सब ये कहते हैं कि अगर इस जीवन को हमने पूर्ण नहीं किया साधना के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, समग्रता के द्वारा, तो फिर पुनः जन्म लेना पड़ेगा। और जितने कष्ट से हम इस जन्म को हम पार कर रहे हैं, उतने कष्ट फिर मिलेगा। और अगर थोड़ी सी भी कर्मों में गलती हो गई, थोड़ी सी भी भ्रांति हो गई, थोड़ी सी भी असहजता हो गई, तो पता नहीं कहाँ जन्म होगा, किस रूप में जन्म होगा। तो जीवन की इस कष्ट को ना पाना पड़े, इसलिए हमें इस जीवन को पूर्ण करने का लक्ष्य करना चाहिए। और वो पूर्ण तभी होगा जब व्यक्ति समाधि तक जाए, चेतना के उच्चतम स्तर तक जाए। आज हम विज्ञान की दुनिया में देखते हैं तो आइंस्टीन जैसे व्यक्ति कहते हैं कि सामान्य मनुष्य, क्या ठीक ठाक मनुष्य भी अपने दिमाग का 5% ही प्रयोग करता है। ये बात कदाचित कोई मजाक में कही गई होगी, उपहास में कही गई होगी, लेकिन इसकी गंभीरता है। क्योंकि अगर आप ब्रेन मैपिंग करें तो जो जितना चेतना का स्तर उग्र होना चाहिए, जितना चेतना का हमारे मस्तिष्क में विकास होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता। बहुत लिमिटेड एरिया ऑफ ब्रेन का हम यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एकाग्रता ही उतनी बनी। इवन कठोपनिषद तो ये कहता है कि हम तो इसके लिए क्या कहें, विवश हैं कि हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी, इसलिए हमारे लिए सब कुछ क्या है, बहिर्मुखी। पूरी चेतना हमारी बहिर्मुखी, और जितनी ज़्यादा चेतना बहिर्मुखी, उतने ज़्यादा हम अपने आप को अल्प, अपूर्ण, अज्ञानी पाते हैं। तो उसी क्रम में जो योग मूल है वो दर्शन है। और मैं कदाचित ये बात उपहास में कहता हूँ कि ये योग एक एरोप्लेन था जिससे आदमी ऊपर उड़ सकता था। फिर हमको लगा कि नहीं, हमें तो एरोप्लेन से काम नहीं है, तो फिर हमने एरोप्लेन को ज़मीन में चलाना चालू कर दिया कि बैठ के बाई रोड हम निकल गए। एरोप्लेन हमने ले लिया, चलता तो है रोड पे भी, लेकिन उसका काम रोड पे चलने का नहीं, उतनी देर तक है जितनी देर तक वो अपनी जो गति है, जो ऊर्जा है, वो प्राप्त न कर ले। फिर कुछ दिन बाद हमें समझ में आया तो हमने बैलगाड़ी के ऊपर एरोप्लेन रखा, हम बैठ के चलने लगे। तो यही योग के तीन रूप हैं। दर्शन योग का है कि व्यक्ति को ऊपर ले जाए, मतलब आपकी दिनों की दूरियां घंटों में पूरी कर दें। फिर अगला जो रूप है योग का अभ्यास, जिसका लक्ष्य स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, जो पूरी हठयोग परंपरा है कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति है वो स्वस्थ कैसे बना रहे, उसके लिए कुछ नियम, कुछ प्रनियम, कुछ अभ्यास इत्यादि की जो चर्चा है, जिसको हम योग की दूसरी शाखा कहते हैं। मतलब हम काल की दृष्टि से देखें, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट योग का देखें, तो योग दर्शन से फिर अभ्यास में आ गया। अभ्यास मतलब फिर शरीर को स्वस्थ रखने तक। और अभी जो आधुनिक योग की जो पद्धति है, जिसको हम योग चिकित्सा कहते हैं, योगा थेरेपी, अब जो हमारा संस्थान है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, और जो भारत का मंत्रालय है आयुष मंत्रालय, उसका एक प्रमुखतम लक्ष्य है कि हम चिकित्सा जगत में अधिक से अधिक योग का प्रयोग करें। और वो है, उसके लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल, बहुत सारा आधुनिक जो जिसको हम कहते हैं जो जीव विज्ञान है, उसके संबंध होकर के एक नई प्रक्रिया शुरू की जा रही।
इसका लक्ष्य है कि जो व्यक्ति अस्वस्थ हो गया अपने कारण से या दूसरे के कारण से, लेकिन फाइंडिंग्स ये कहती हैं, निष्कर्ष ये कहते हैं कि हम ज़्यादातर अस्वस्थ अपने कारण होते हैं। कोरोना जैसी महामारी को छोड़ दें जहाँ कम्युनिकेबल डिसीज़ कोई बैक्टीरिया वायरस किसी से आ जाए, अदरवाइज हम बीमारी के कारण खुद होते हैं, या तो कभी जेनेटिकली माता पिता संस्कार से आ रहे हों, या फिर हम आज के जितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं उसमें हम स्वयं कारण। तो उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे योग प्रिवेंशन और प्रमोशन के साथ साथ एक क्यूरेटिव मेडिसिन बने, इसको लेकर के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान काम कर रहा है, और एक ये योग की विधा। तो योग आपको इन्हीं 3 रूपों में दिखेगा। The essence of this entire slide is that yoga has a 3 historical development. The initial phase of yoga was the philosophy, where the goal was set to experience the higher state of consciousness. Later it is converted. The goal of yoga becomes just to remain healthy. And nowadays yoga is a therapy which is very beneficial for lifestyle related disorder and certain type of disease or disorder which are occurred by the self lack of awareness. So yoga is working in these 3 different streams, but these are the 3 historical development, 3 phases of the yoga. Next चलेंगे। हाँ, एक स्लाइड पीछे ही आइए, उसमें नीचे। और जब हम पूरे योग साहित्य का अध्ययन करते हैं, महर्षि पतंजलि से लेकर के और आज तक जितने भी योग के ग्रंथ लिखे गए, पारंपरिक ग्रंथ है, उन ग्रंथों का जो लक्ष्य है कि योग का लक्ष्य क्या है, तो एक सम्यक स्वास्थ्य, सही स्वास्थ्य, शारीरिक मानसिक बौद्धिक, अज्ञान की निवृत्ति। यहाँ ज्ञान का मतलब संसार के ज्ञान से नहीं है, अज्ञान का मतलब स्वयं के स्वरूप, स्वयं का स्वभाव से है। और उसके बाद 3 प्रकार के दुखों से, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो योग की परंपरा, ये योग की परंपरा नहीं है, सांख्य योग की परंपरा है। और उसमें जो जीवन का मूल कह सकते हैं, जो सबसे बड़ी समस्या जीवन की, वो 3 प्रकार के दुख हैं, और उनसे कैसे एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति हो, ये योग का लक्ष्य। और बाद में हम वेदांत के प्रभाव में जब योग आया, तो योग ने कहा कि योग का एक लक्ष्य परमानंद की प्राप्ति है। योग की मूल परंपरा में आनंद शब्द नहीं था, लेकिन वेदांत के साथ जब इसका फ्यूजन हुआ तो हमने योग का लक्ष्य बना दिया आनंद की प्राप्ति। जी, अब योग की बहुत सारी शाखाएं हैं, क्योंकि आज हम बहुत तरह के योग देखते हैं, तो हमारे मन में एक जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है, एक शंका भी उत्पन्न होती है, कौन सा योग सही है, क्या गलत है। क्योंकि कल संभवतः एक व्याख्यान रखा है, रितेश जी यहाँ बैठे हैं, तो उन्होंने टॉपिक रखा है योग एंड संस्कृत। तो मैंने सोचा कि इस पर मैं क्या ही बोलूँगा योग एंड संस्कृत पे, तो मैंने कहा टॉपिक होना चाहिए संस्कृत योग। अब योग 2 प्रकार के, असंस्कृत योग और संस्कृत योग। संस्कृत योग कौन सा है, जो पारंपरिक है, जो हमारी ऋषि परंपरा से है। असंस्कृत योग के नाम मैं नहीं लूँगा, यहाँ पर आप जाइए गूगल करिए, आपको इतने प्रकार के योग की विधाएँ मिल जाएंगी कि लगेगा कि ये कौन से ऋषि बैठ करके कहाँ तब किए होंगे जब ऐसे योग की परंपराएं आई हैं। अब सामान्य तौर पर हम योग की 5 परंपराओं के बारे में बात करते हैं। जो सबसे प्राचीन है निसंदेह वो सांख्य योग की परंपरा है, जिसमें अष्टांग योग, समाधि योग, क्रिया योग, अभ्यास वैराग्य योग, इन सब की हम चर्चा करते हैं। उसके बाद जो दूसरी परंपरा है वो तंत्र योग की परंपरा है, जो आगम परंपरा से आती है, जिसमें हठ योग, मंत्र योग, लय योग, विभिन्न प्रकार की साधनाओं की उसमें चर्चा की गई। तीसरी परंपरा मुझे लगता है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके कारण पूरा पाश्चात्य जगत योग के प्रति प्रभावित हुआ, जिसका प्रचार प्रसार स्वामी विवेकानंद जी ने किया, जिसको हम वेदांत योग कहते हैं, जिसका मूल ग्रंथ वैसे तो उपनिषद है, लेकिन आज के समय में देखें तो एक समग्र ग्रंथ के रूप में भगवद गीता है। वो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ये 4 प्रकार के जो योग हैं, ये वेदांत योग की परंपरा से आते हैं। और धीरे धीरे पूरे विश्व में इनका प्रचार प्रसार हुआ, तो लोगों का धीरे धीरे जुड़ाव योग की तरफ ज़्यादा हुआ। और योग की 2 और परंपराएं हैं, जिनको हम वैदिक परंपरा भी कहते हैं, जैन योग की परंपरा और बौद्ध योग की, जिसमें आपने संभवतः जैन योग से भी कुछ दिन पहले प्रेक्षा ध्यान के बारे में आपने सुना होगा। और इसी तरह से जो बौद्ध योग की परंपरा, उसमें विपश्यना बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ आर्य अष्टांगिक मार्ग हैं, 4 आर्य सत्य और डिटेल में। लेकिन हम जो बात करते हैं, मतलब क्लासिकल जो योग है, अभी तक हम 3 योग पर ही चर्चा करते हैं, सांख्य योग पर, तंत्र योग पर, मतलब तंत्र योग ना कह करके आपके लिए कहूँ हठ योग तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और तीसरी है वेदांत योग, जिसमें कर्म, ज्ञान, भक्ति और ध्यान, ये 4 तरह के योग हैं। और आज के समय में अब योग का अध्ययन जो हो रहा है, जिसको हम कहते हैं फॉर्मल सेक्टर में योग कैसे पढ़ाया जा रहा है, तो योग की ये डिपार्टमेंट्स आपको दिख सकते हैं, योगा फिलॉसफी, योग दर्शन, योग शिक्षा, योग चिकित्सा और योग मनोविज्ञान। इन सारे ब्रांचेस पर योग पर कार्य हो रहा है। आगे चलेंगे।
अब बहुत सारी योग की परिभाषाएं हैं, इस पर बहुत विस्तार में न जा करके इनका सारांश मैं आपसे कह देता हूँ। सभी परिभाषाओं का सारांश ये है कि हम अपने इंद्रिय और चेतन मन पर संयम रखें, जिससे हमारा समग्र व्यक्तित्व संयमित हो, और जब व्यक्तित्व संयमित होगा तो हम अपनी ऊर्जा का, अपना जो कह सकते हैं जो स्वयं का स्वरूप है, उसके ज़्यादा निकट जाएंगे। और इसका एक हम रोज़ प्रयोग करते हैं, जिसको हम कहते हैं एनर्जी रीगेन करने की जो प्रोसेस होती है, जो हमारे यहाँ कहा गया निद्रा समाधि स्थिति। तो दिन भर आप कितना भी काम करिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से कितने भी थक जाइए, जब शाम को सो जाते हैं, अच्छा गहन निद्रा में चले जाते हैं, तो सुबह फिर से तरोताज़ा, जैसे कोई ब्राह्मी शक्ति आ गई हो, हम फिर से आ जाते हैं। फिर दिन भर हम ऊर्जा का कदाचित सदुपयोग, कदाचित दुरुपयोग करते हैं, और फिर हमारी एनर्जी एग्जॉस्टेड हो जाती है, हमें लगता है अब हम थक गए। तो जो पूरी परिभाषाओं का सारांश है, वो सारांश सिर्फ इतना सा है कि हम अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर संयम रखें, जिससे जो ऊर्जा है, जिसका अपव्यय हो रहा है, वो अपव्यय ना हो, और ऊर्जा को संयमित करें, उसको संरक्षित करें, और ऊर्जा का ऊर्ध्व रूपांतरण करें। जो योग की गहनतम प्रक्रियाएं हैं, ऊर्जा का ऊर्ध्व रूपांतरण, जिसको हम कहते हैं एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। हमारी शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति अनंत है, लेकिन जब हम कार्य करने जाते हैं तो कुछ देर कार्य करने के बाद आफ्टर सम टाइम हमें लगता है कि हमारी जो शक्ति है क्षीण हो गई। क्षीण इसलिए हो गई कि हमारी पंच ज्ञानेंद्रियों से ये ऊर्जा का प्रवाह निरंतर होता जा रहा है। तो योग कहता है कि उसका बहुत समुचित, बहुत ध्यानपूर्वक उसका प्रयोग करें। तो द एसेंस ऑफ इंटायर डेफिनेशंस ऑफ योगा इज दैट just try to have a conscious control over your senses and mind, which ensure to conservation of the energy, which is essential for the personality development and transformation of the self. And by just misusing, or you can say the multiple way, we are from early morning to till late night, we are bound to misuse our energy, and then we feel exhausted, and there is nothing upgradation in the life. So for that, the essence is the yoga chitta vritti nirodha, that we should control, we have a control over our senses and mind. आगे चलेंगे। ये सारी डेफिनेशंस हैं, मुझे लगता है ये आपको मिल जाएगी और आपको बताई भी गई होंगी, तो इसके बहुत विस्तार में ना जाते हुए एक डेफिनेशन पे किसी पर बात कर देता हूँ। मुझे लगता है कर्मयोग वाली डेफिनेशन पर बोल देता हूँ। देखिए, योग की परिभाषाएं मैंने आपको बताया कि जैसे 3 शब्द हैं ना, संयम, समाधि और संयोग, तो उसके आधार पर परिभाषा कठोपनिषद से लेकर के आधुनिक समय तक मिलती है। लेकिन वेदांत योग में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर एक अलग अलग योग में अलग अलग अर्थ हैं। जैसे आपने सुना होगा कर्म योग, तो कर्म योग में योग शब्द का अर्थ संयम, समाधि, संयोग नहीं। कर्म योग में योग शब्द का अर्थ है समता और कुशलता। सामने आपके स्लाइड में लिखा भी है, योगः कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते। तो योग, कर्म योग में जब योग शब्द आएगा तो वहाँ योग शब्द का अर्थ हो जाता है समता और कुशलता। जब भक्ति योग में योग शब्द आता है तो जीवात्मा परमात्मा संयोगो योग इत्यभिधीयते, वहाँ जीवात्मा और परमात्मा, भक्त और भगवान की पूरी जो जुड़ने की परंपरा है, प्रक्रिया है, और उसी प्रक्रिया को हम भक्ति कहते हैं। जब वो ध्यान योग में योग शब्द जाता है तो वहाँ योग शब्द का अर्थ हो जाता है समाधि, क्योंकि ध्यान के बाद जो घटित होगा समाधि। जब ज्ञान योग में योग शब्द आता है तो वहाँ दोनों रूप में आता है। ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान, और योग का मतलब वहाँ श्रवण, मनन, निधिध्यासन भी है, लेकिन अपने मूल स्वरूप का ज्ञान ही वहाँ पे वास्तविक योग है। इस प्रकार से योग की अनेकों परिभाषाएं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में योग शब्द की मीनिंग अलग हो जाती है। एक योग मात्र शब्द की मीनिंग है, और जब योग शब्द दूसरे शब्दों के साथ समस्त पद के रूप में आता है तो योग शब्द का डिफरेंस हो जाता है। तो एसेंस ये है कि योगा हैज अ वेरियस मीनिंग, बट if it is used as an individual word, then we can have a 3 different meaning, which are the traditional meaning. But when it is used as the part of karma yoga, yoga word, part of bhakti yoga, yoga word, part of jnana yoga, yoga word, part of bhakti yoga or dhyan yoga, then each time the yoga word has a different meaning. In the karma yoga, yoga means the balance, equanimity and the perfection. In the bhakti yoga, yoga word meaning the union. In the Jnana Yoga, yoga means the self-realization. In Dhyana Yoga, yoga means the higher state of consciousness, samadhi. So, the same word with the same meaning cannot be used everywhere.
So for the broader understanding of yoga, we always have, we should approach that what is the exact meaning of the yoga word in that particular context. And if we are able to find out the exact meaning, the contextual meaning of the yoga word, then we can have a great understanding of that kind of, that school of the yoga. Next. आगे चलिए. स्लाइड को आगे कर दीजिए, नहीं तो मुझे लगता है एक आगे, नेक्स्ट, और नेक्स्ट चलते चलिए, नेक्स्ट जी. अब अभी तक तो था प्रीफेस था, ये एक भूमिका थी कि योग की थोड़ी सी समझ विकसित हो. अब जो आज का टॉपिक है यौगिक आहार एवं जीवन शैली, इस पर बात करता हूँ. मुझे लगता अभी लगभग 20-25 मिनट है, इसमें ये टॉपिक हो जाएगा. अगर आपकी योग की समझ हो गई तो इसमें यौगिक आहार भी आ गया और जीवन शैली भी आ गई, लेकिन उसको हम विधिवत जी जी. तो जब हम आहार की बात करते हैं तो सांख्य योग में एक शब्द आता है प्रत्याहार. प्रति आहार इति प्रत्याहार. पूरी योग परंपरा में महर्षि पतंजलि ने जो शब्द आहार के लिए प्रयोग किया वो प्रत्याहार है. और वहाँ हम प्रत्याहार का मतलब कहते हैं कि प्रत्येक इंद्रियों के आहार हैं. आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना. प्रत्याहार मतलब इसको रिवर्स कर देना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं शट डाउन कर देना, है ना. आंखें हम बंद कर लेते हैं, कान भी बंद कर सकते हैं हम, नाक भी बंद कर सकते हैं, एक तो शरीर से या किसी वस्तु से. दूसरा होता है उन सब जगहों से चेतना हटा लेना. आप कई बार आंखें कहीं देख रही लेकिन चेतना वहाँ नहीं है तो वस्तु नहीं दिखाई देती. 1000 शब्द कान सुन रहे हैं लेकिन जिस शब्द को सुनने के लिए मेरी चेतना ऊर्जा है वही शब्द मुझे सुनाई देगा. आप किसी बस में जाते हैं, बैठते हैं, वहाँ कम से कम 50 लोग हैं. अगर कोई आपके परिचित है और आपकी चेतना गई तो दिखाई देगा, अदरवाइज 50 लोग आए चले गए. तो आहार शब्द जो प्रत्याहार में आया है, तो जो आहार शब्द की व्युत्पत्ति भी है, जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं वही आहार. Whatever we intake, that is the आहार, that is not food, input. सही शब्द अंग्रेजी में आहार का होगा इनपुट. जो कुछ भी हम पंच ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण करते हैं, आंख से, कान से, नाक से, जो भी हमारी पास इंद्रिय. फिर धीरे धीरे क्या होता है, शब्दों का संकोच हो जाता है. शब्द बड़े व्यापक अर्थ में रहते हैं, धीरे 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 शब्द संकीर्ण हो जाते हैं. तो बाद में आहार का मतलब फूड, डाइट कर दिया गया, लेकिन वो बहुत संकुचित अर्थ है. और अगर इतने संकुचित अर्थ में हम समझेंगे आरंभ में, तो मुझे नहीं लगता है कि हम इस टॉपिक को सही से समझ पाएंगे. तो आहार का मतलब क्या है, जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं. किससे ग्रहण करते हैं? पंच ज्ञानेंद्रियों से. वॉट एवर वी इंटेक, वॉट एवर वी इनहेल विद द हेल्प ऑफ द 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन या 5 सेंसेस ऑफ नॉलेज, दैट कॉल द आहार. एंड इन इंग्लिश वी कैन कॉल इट द इनपुट. अब ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इससे हम क्या क्या लेते हैं, इसका हम कभी एनालाइजेशन नहीं करते. जो भी दिखा देख लिया, जो भी सुनाई दिया सुन लिए. हमारी अपनी कॉन्शियस, जिसको हम कहते हैं ना, चेतन होकर के हम बहुत कम निर्णय लेते हैं कि हम यही देखेंगे, यही सुनेंगे, यही करेंगे. और जब हम कॉन्शियस होकर के करते हैं तो उसको हम संकल्प कहते हैं. शुभ का संकल्प, शुभ देखने का, शुभ सुनने का, शुभ बोलने का, शुभ करने का. और धीरे 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 जो 5 ज्ञानेंद्रियों से हमारे पास अलग अलग तरह का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो ज्ञान में हम एक तरह का फिल्टर लगा देते हैं. उसको हम शास्त्र में कहते हैं विवेक. सद असद का जब हम निर्धारण कर देते हैं कि ये कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है, इसका हम ग्रहण करेंगे. क्योंकि इंद्रियों से जो भी ज्ञान आता है वो ज्ञान नहीं है जब तक मन उस पर अपनी चेतना नहीं लगाता, जब तक मन उसका विश्लेषण संश्लेषण नहीं करता. जस्ट परसीविंग इज नॉट द नॉलेज. whatever you perceive, whatever you observe, after that whatever you are going to analyze, that is actually the knowledge, that is actually the आहार. हम कितना ले रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, हम उस पर कितना मंथन कर रहे हैं. इसलिए जब महर्षि पतंजलि महाभाष्य में अध्ययन का विधि बताते तो कहते हैं 4 प्रकार से अध्ययन होता है. अध्ययन काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल, के 4 प्रकार से. तो ये केवल ये नहीं कि हम जो फॉर्मल डिग्री डिप्लोमा लेते हैं उसके लिए, हम जो कुछ भी अपने व्यक्तित्व को परिवर्तित करने के लिए लेते हैं वो किसी साधु व्यक्ति से ले लिया, किसी ज्ञानी व्यक्ति से ले लिया,
किसी सिद्ध व्यक्ति से ले लिया, वही अध्ययन काल है। और हमने बाद में उस पर मंथन किया, उस पर हमने थोड़ा चिंतन किया, फिर वही स्वाध्याय काल, और फिर उसी के अनुसार हमने दूसरे से अपनी बातें साझा की, वो प्रवचन काल। और वो जो भी हमने ज्ञान सैद्धांतिक रूप से सीखा, जब हम उसको अपने व्यवहार में लेके आ जाते, वही व्यवहार काल है। तो इस तरह से चार ज्ञान की चार प्रक्रियाएं, तो हम जितना भी ज्ञान लेते हैं वो सब आहार है। और वो आहार कब युक्ताहार होता है, कब अयुक्ताहार होता है, इसके लिए बस एक ही चीज चाहिए हमें, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। If we are perceiving the information with the self-aware, then there may be a particular goal. Why I am going to see something, why I am going to hear something, why I am going to speak something. If there is a purpose, if all these activities are the purposeful, then my knowledge, my personality, my behavior will be transformed with the basic knowledge. There is no need any kind of advanced knowledge. But if we are not aware, then advanced knowledge is also seems the useless. So the basic fundamentals behind that is that do whatever you are doing with the self-awareness. And we can start this self-awareness practice with the minutes, later we can convert it in hours, and later it will be converted 24/7. Like जैसे हम कहते हैं जप करना, पहले हम 5 एक माला जप करते हैं, 10 माला जप करते हैं, फिर इतना जप कर लेते हैं कि हमारे चेतन मन और चेतन मन में वही, उसको कहते हैं जपा जप, निरंतर जप चल रहा हो, शिव का शब्द हो, राम का शब्द हो, कृष्ण का शब्द हो, दैट वर्ड इज कंटिन्यूसली गोइंग इन द माइंड। तो वो जो परंपरा है, वो परंपरा क्या हो, जपा जप हम कहते हैं। कि हम चेतन रूप से कोई प्रयत्न नहीं कर रहे, फिर भी हमारे अंदर वो चल रहा। अब आते हैं आहार और जीवन शैली। तो भगवत गीता के 6ठे अध्याय का जो 17वां श्लोक है, उसमें इस पूरे टॉपिक का एसेंस दिया गया है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो इस श्लोक का जो सारांश है कि मानवीय जीवन के 5 आधार हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। 5 आधार हैं, आहार, निद्रा, विहार, चेष्टा और कर्म। यही जो हम 24 घंटे, जिसको हम जीवन शैली कहते हैं, लाइफ स्टाइल कहते हैं, 5 ही चीज़ें जिसको हम सामान्य तौर पे कहें, खाना, सोना, कोई शारीरिक गतिविधि करना, कोई मानसिक गतिविधि करना, और साथ में जो हमारी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कर्तव्य और उत्तरदायित्व हैं, उनका पालन करना। अब ये 5 चीज़ें, आहार, निद्रा, विहार, चेष्टा और कर्म, इसके 2 रूप हो सकते हैं। अब मैंने आपको आरंभ में बताया कि जो योग शब्द है वो युज धातु से बना हुआ है, इसलिए फिर हम संयम, समाधि और संयोग अर्थ करें। युज धातु से एक और शब्द बनता है, जो शब्द है युक्त। युक्त मीन बैलेंस। अब उसी से एक और शब्द बनता है नए समास करके, अयुक्त। तो कहते हैं कि हमारा भोजन मतलब आहार, हमारी निद्रा, हमारा विहार, हमारी चेष्टा और हमारे कर्म 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक अयुक्त आहार, अयुक्त निद्रा, अयुक्त विहार, अयुक्त चेष्टा, अयुक्त कर्म। दूसरा हो सकता है इसके बिल्कुल ठीक विपरीत, युक्त आहार, युक्त निद्रा, युक्त विहार, युक्त चेष्टा और युक्त कर्म। तो अगर हम अयुक्त चले गए हैं, अज्ञानवश, अनवधानवश, अनभ्यासवश, जब भी हमसे कुछ गलती होती तो 3 ही कारण होता है ना। कई बार हमारी अवेयरनेस नहीं थी तो अनवधान था, कई बार ज्ञान नहीं था इसलिए अज्ञान के कारण गलती हो गई, और कई बार हमें गलती किसके कारण हो जाती तो अनभ्यास के कारण। कोई चीज़ आप बहुत दिन तक ना करें तो जब उसको आरंभ करने जाएंगे तो संभावना ज़्यादा है कि गलती ज़्यादा हो। तो कहते हैं कि जो जीवन शैली के, जिसको हम अंग्रेजी में लाइफ स्टाइल कहते हैं, ये 5 ही पिलर हैं। और आज जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, जितनी भी जीवन शैलीगत जितने भी बीमारियां, रोग हो रहे हैं, उन सब में भी कारण इनका है, इन सब का अयुक्त होना। देखिए, सबसे पहला, अब यहाँ पर आहार का मतलब हम भोजन लेंगे। अभी तक हमने आहार को बहुत विस्तृत अर्थ में लिया था। तो अगर आपका भोजन अयुक्त हो गया, फूड इज इम्बैलेंस, तो सारे शारीरिक रोग का प्राथमिक कारण, अगर 2 रोग भी हम पकड़ लें, डायबिटीज़ और बीपी जिसको आजकल हम कहते हैं, तो कुछ नहीं है, एक जगह भोजन की एक वस्तु की मात्रा ज़्यादा हो रही है तो उसके जो पाचन की प्रक्रिया वो सही नहीं हो पा रही। मतलब नमक ज़्यादा खाए तो बीपी, शक्कर ज़्यादा खाए तो सामान्य तौर पे मधुमेह, और कुछ उसका सारांश नहीं ना। विज्ञान बहुत गहरा है, तो उसके टाइप्स हैं, उन सब में मैं नहीं जाऊँगा। तो कहते हैं कि भोजन के असंतुलन से शारीरिक रोग प्रथमतः आते हैं। योग वासिष्ठ में कहा गया कि भोजन करने के बाद
भोजन करने तक ठीक है, उसके बाद भी 3 प्रक्रियाएं हो सकती है, कुजीर्ण, अजीर्ण, अतिजीर्ण। हमने खाया और खाने के बाद वो नहीं पचा तो फिर क्या करें, तो उसके अनुसार शरीर में अलग 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 तरह के रोग होने लगते हैं। तो जो पहला आधार है वो है युक्त आहार। अब इस पूरी जो व्याख्यान है, पूरा जो लेक्चर, इसके एसेंस में आहार की दृष्टि से योग के 2 ही शब्द हैं, युक्त आहार और मिताहार। मित आहार और युक्त आहार, मिताहार और युक्ताहार। अब जब हम युक्ताहार की बात करते हैं तो युक्ताहार है क्या, तो जो वेदांत योग की परंपरा है उसमें युक्त आहार की बात की गई, जो हठ योग की परंपरा है उसमें मिताहार की बात की गई। अब मिताहार वास्तव में जो भी खाद्य सामग्री है, जो भी हम फूड, जो भी हमारी डाइट है, उसकी क्वांटिटी की बात करता है, कितना खाना चाहिए। आगे हम बताएंगे कि जो चर्चा है शास्त्र में आपके साथ साझा करूंगा। और युक्ताहार है उसमें क्या खाना चाहिए, मतलब एक वस्तु से संबंधित है और दूसरा उसकी मात्रा से संबंधित है। आपको क्या लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए, दोनों में है। समय को लेकर के 4-5 उसमें कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक में हम बात कर लेंगे। अब युक्ताहार को लेकर के जब हम भगवत गीता में देखते हैं तो कहते हैं कि जो सात्विक आहार है वही युक्ताहार है। और वो सात्विक आहार के भी और विस्तार में मैं चर्चा करूंगा। थोड़ा इन 5 तत्वों पे बात कर लें। तो आहार अयुक्त कब होता है और आहार को युक्त कैसे बनाया जाए। अब चूंकि यहाँ पर सभी तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं, जो योग के विद्यार्थी हैं, जो सामान्य साधक हैं, जो सामान्य जन हैं। देखिए, आहार का, भोजन का बड़ा सरल सा नियम है कि लगभग जो मेरा अपना अनुभव या मेरा जो अध्ययन कहता है, आप 25 से 28 साल की उम्र तक अपना भोजन निर्धारित कर लें। क्या आपके शरीर को सही लगता है, कितनी मात्रा में, कब, किस विधि से। दुनिया का कोई भी डाइटिशियंस, कोई भी न्यूट्रिशन आपको ये नहीं बताएगा एग्जैक्ट आपके लिए क्या है, क्योंकि जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, जितने भी हम आजकल की चीज़ों को नापने की विधि बताते हैं, वो जनरलाइज होती है, मतलब वो सबके लिए। लेकिन हमारा जो एग्जिस्टेंस वो जनरलाइज नहीं हो, यूनिक है। तो आहार में क्या खाना है या क्या नहीं खाना है, एक समय तक हमें स्वयं से निर्धारित करना पड़ेगा। 25-28 साल तक की एज ऐसी होती है जहाँ हिडन ट्रायल मेथड से सब खा के देखिए, पता चल जाता है कि ये सूट कर रहा है, नहीं कर रहा। भाई मान लीजिए दही खाना है, सुबह खाए तो ठीक नहीं था, दोपहर में खाए ठीक था, शाम को खाए ठीक नहीं, तो पता चल जाएगा ना। लेकिन पता चलने के बाद भी जब हम नहीं करें तो उसको हम लोग कई बार हिंदी में कहते हैं दादागिरी कर रहे हैं शरीर के साथ। हमें पता है लेकिन हम तो खा के ही रहेंगे। तो भोजन का पहला नियम, क्या वस्तु खाना है, ये आपको हिडन ट्रायल मेथड से ही पता करना पड़ेगा। अगर एक एक व्यक्ति को शास्त्र निर्देशित करने लगे तो शास्त्र इतना बड़ा हो जाएगा कि उसको पढ़ने के लिए हमें कई जन्म लेने पड़ेंगे। तो क्या खाना है, पहली चीज, मतलब वस्तु, खाद्य सामग्री क्या हो, क्या फूड्स के कंपोनेंट्स क्या हो, क्या खाना है, वो आपको डिसाइड करना पड़े। कैसे? जागरूकता से सब कुछ खा के देखिए। संसार में इतनी विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी, इतना वैविध्य है। फिर कितना खाएं, ये भी आपकी इंडिविजुअल है, ये वैयक्तिक है। कोई आपको नहीं बता सकता वो 4 रोटी, 6 रोटी, 9 रोटी, आधा किलो चावल, 2 किलो चावल, कोई फर्क नहीं। कितना खाएं आप अपना बता सकते हैं। और हम सब के अंदर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं सामान्य समझ, अंग्रेजी में वर्ड है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस बता देता है कि अब ठीक ठाक पेट भर गया है ना, अब इससे कम अभी भूख लगी, अभी खा सकते, इससे ज्यादा होते अब ओवर हो रहा है ना, ओवर ईटिंग जिसको हम कहते हैं। और हम भारतीय स्वभाव से ओवर ईटिंग के लिए जाने जाते हैं दुनिया में। हाँ, तो मजाक बस उपहास है, इसमें कोई गंभीरता नहीं है बात में। तो आहार की सबसे पहले वस्तु क्या खाना है ये आपको निर्धारित करना है हिडन ट्रायल मेथड से। कितना खाना है ये भी आपको निर्धारित करना है, और कब खाना है। सामान्य तौर पे योग पे तो हम इतनी गंभीर चर्चा नहीं करते, लेकिन जब हम आयुर्वेद शास्त्र में आहार की बात करते हैं तो वहाँ समय का निर्धारण है कि सूर्योदय से 1.5 प्रहर, मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक आपका पहला भोजन हो जाए। सूर्यास्त से लगभग 1.5 घंटे पहले से आप खाना चालू करें, सूर्यास्त के तक अपना भोजन, अपना सनसेट के साथ अपना, जिसको हम आजकल डिनर कह लेते हैं, वो द्विवार भोजन में दूसरा भोजन कंप्लीट हो जाए। लेकिन अब जब धीरे धीरे समाज में जो हमारी कार्यशैली है ना, धीरे धीरे जिस तरह से हमारे कर्तव्य उत्तरदायित्व है, तो हम इन नियमों का उतना पालन नहीं कर पाते। तो वस्तु क्या खाना है आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे? ट्राई करिए। शरीर एक बार में रिएक्ट नहीं होता है, एक बार में रोग नहीं आते शरीर में। जब हम एक ही चीज को 50 बार 100 बार, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रताड़ना करते हैं, जब शरीर को पीड़ित कर देते हैं, फिर शरीर को नहीं। जैसे 2 तरह के धर्म की हम चर्चा करते हैं, सामान्य धर्म और आपद धर्म। तो सामान्य धर्म जब आप शरीर को सही रखेंगे तो भोजन की मात्रा, वस्तु क्या हो, मात्रा क्या हो और समय क्या हो आप बता सकते हैं।
हर व्यक्ति को 1 बजे भूख नहीं लगती, हर व्यक्ति को 9 बजे भूख नहीं लगती, किसी को भूख शाम को लगती है, किसी को सुबह लगती है, मतलब अपने अपने हैं। लेकिन आपने एक अपने जो भी बायोलॉजिकल क्लॉक है अगर सेट करके रखा होगा, तो क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, ये तीनों व्यक्तिगत चीज हैं। अगर व्यक्ति साधना करना चाहता है तो अपने भोजन की साधना करे, कितना भोजन करने के बाद मेरी ऊर्जा का स्तर उच्च हो गया, कितना फूड लिया और मेरे क्या एनर्जेटिक फील करा, कितना फूड लेने के बाद मैं थोड़ा सा नेगेटिवली क्या वीक फील कर रहा हूँ, या पॉजिटिवली ज़्यादा खा लिया तो लेथार्जिक फील कर रहा हूँ, आलसी फील कर रहा हूँ। इसका निर्धारण व्यक्ति को खुद ही करना है। युक्त आहार में 4 चीज़ों की हम बात करते हैं कि भोजन की सामग्री क्या हो, खाद्य सामग्री क्या हो, उसकी मात्रा कितनी हो, वो समय कब कब हो, और उसकी विधि क्या हो। भोजन करने की जो विधि है वो शास्त्रों में बड़े विस्तार से कही गई, और विधि बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे सामान्य सी विधि कि जब भी भोजन करें जमीन पर बैठ के खाएं, है ना, पशुवत तो कम से कम ना खाएं। संस्कृत में शब्द है चरती, मतलब चलते चलते खा लेना, खड़े खड़े खा लेना, थोड़ा सा मनुष्यत्व बने। तो ये 4 चीजें अगर, और ये चारों चीज शास्त्र कहती है, लेकिन शास्त्र एक सामान्य दृष्टि देती है। विशेष दृष्टि के लिए व्यक्ति को स्वयं अभ्यास करना पड़ेगा। जो स्क्रिप्चर्स है ना, वो केवल एक जनरलाइज व्यू देते हैं, आपके लिए जो अपना व्यू है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। और हम में से यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा होगा जिसको नहीं पता कि कितना खाना खाने के बाद अंदर से एक अलार्म नहीं आता, वो सेंसर लगे हुए बता नहीं देते कि अब ज़्यादा हो रहा है, अब रुक जाओ भाई, अब थोड़ी दया करो, थोड़ी सी याचना पेट करता है ना, या लगता है कि यार अभी बहुत कम खाया, अभी तो चलेगा, अभी तो आधा पेट भी नहीं हुआ, है ना। सबका अपना व्यक्तिगत है और सबकी अलग अलग चॉइस भी है। तो युक्त आहार ये है। दूसरे नंबर पे जो हम लाइफ स्टाइल में बात करते हैं वो युक्त निद्रा की बात करते हैं। जैसे शारीरिक रोग भोजन के असंतुलन से होते हैं, वैसे मानसिक रोग निद्रा के असंतुलन से होते हैं। अब देखिए श्लोक जो गीता में आया आहार को और या लाइफ स्टाइल को लेकर के, इसमें निद्रा वर्ड ही नहीं है, जबकि हम संस्कृत में कहते हैं कि हमें अर्धमात्रा लाघवे न पुत्रोत्सवम मन्यते, कि एक शब्द भी बच जाए तो बहुत बड़ी चीज है। तो यहाँ तो चाहते तो निद्रा लिख देते, लेकिन उन्होंने लिखा है युक्त स्वप्न और अवबोध। स्वप्न का मतलब सोने जाना, अवबोध का मतलब उठना। अब आप जैसे खाना कंट्रोल कर सकते हो ना, ऐसे नींद कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल क्या करते हो, आप कब सोने जाओगे जिसको कहते हैं बेड टाइम, और कब उठोगे, ये आपके कंट्रोल, और इसी के बीच का जो टाइमिंग उसी को हम निद्रा कह लेते हैं। इसलिए शास्त्रकार ने कहा कि निद्रा को ठीक करना तो क्या करें, सोने का समय और जागने का समय, युक्त स्वप्नाव बोधस्य, सोने जाने और उठने का समय हमें नियंत्रित करना। अब देखिए आहार और निद्रा को लेकर की एक सामान्य सी जो चर्चा है या जो जनरलाइज डिस्कशन है, वो डिस्कशन ये है कि अगर हम प्रकृति के साथ तादात्म्य करके खा रहे हैं, प्रकृति के साथ तादात्म्य करके सो रहे हैं, मतलब if our food is harmonized with the nature, if our sleep is harmonized with the nature, then food and sleep itself become the medicine. अलग से औषधि लेने की कोई जरूरत नहीं, no need to go for any separate medicine. फूड, अब आयुर्वेद में शब्द होता है हित भुक, रित भुक, मित भुक का कॉन्सेप्ट है कि जिसको हम कहते हैं ना सीजनल खाइए, जो आपके आसपास मिल रहा वो खाइए, आर्टिफिशियल की जगह या बहुत दिन से जो प्रिजर्व करके रखे गए उनकी अपेक्षा क्या खाइए, जो स्वाभाविक रूप से आप जहाँ रहते हो, उत्तर दक्षिण मध्य भारत, भारत से बाहर सब जगह के सीजनल फूड है भाई। बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ, जैसे आप अभी अब तो धीरे धीरे चीज़ें मार्केटाइजेशन के कारण हर जगह मिलती है, लेकिन उत्तर भारत में आपको जिसको हम क्या कहते हैं वाटरमेलन वगैरह अब इस मौसम में मिलना है या ठंडियों में मिलना थोड़ा कम या लगभग असंभव ऑलमोस्ट। लेकिन आप दक्षिण में जाइए स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वहाँ तो आपके जितनी गर्मी है आपके यहाँ गर्मी में होती है, वहाँ तो स्वाभाविक रूप से उतनी हो रही। भारत की बात करो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के, तो अगर कोई कहे कि गर्मी में वाटरमेलन खाना चाहिए, मतलब ये तरबूजा खरबूजा खाना चाहिए उत्तर में, लेकिन दक्षिण के लिए तो हमेशा के लिए। तो एक नियम कई बार काल भेद के साथ साथ स्थान भेद से भी परिवर्तित हो गया। टाइम के लिए यहाँ के लिए ठीक है, लेकिन वहाँ तो गर्मी हमेशा ही है, 25-30 टेम्परेचर तो हमेशा ही रहता है। तो आहार सही होने से शारीरिक रोग से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। और 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी भूल भी यही है और सबसे बड़ी समझ भी यही होगी कि हम आहार पर संयम करें। आज हमने सबसे ज़्यादा अपने लाइफ में जिस चीज़ को इग्नोर किया है वो फूड है। कुछ दिन पहले, आजकल तो हमारे जो महागुरु हैं वो इंस्टा है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप माध्यम से मुझे किसी ने भेजा एक इमेज के, देखिए जो हम जूते पहनते हैं रीबॉक एडिडास के, वो कितने फ्रेश, कितने नीट एंड क्लीन प्लेस पे हैं, और जो हम फल सब्जियां खा रहे हैं वो कहाँ कहीं पर भी हैं, कैसे भी पड़े हैं, उसको हम कितने ही साफ कर लेंगे, कितने केमिकल डाल देंगे, कितनी शुद्धि होगी।
तो हमारी जागरूकता नहीं। जिस दिन हम जागरूक हो जाए तो उस दिन हमारे पहनने की चीज़ें, जूते चप्पल तो कहीं पे भी बेचे जा सकते हैं, लेकिन भोजन क्या हो, इतना नीट एंड क्लीन हाइजीन जगह पे, सब्जी फल, है ना। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री लोग कपड़ों की है तो बड़े बड़े नाम है, लेकिन हम किसी किसान को उतना सम्मान नहीं दे पाते। हमें लगता है खाने से क्या ही हो जाएगा। तो उन चीज़ों पर अगर हम जागरूकता लाएं तो ये सबसे बड़ी भूल होगी। और इसीलिए आज हम बाकी डिजीज़ पर मॉडर्न मेडिकल साइंस ने, एलोपैथी ने इतनी प्रोग्रेस कर ली, और आने वाले टाइम में अगर सही से वो लोग अपने क्षेत्र में काम करते रहे तो ये जितनी भी बैक्टीरिया वायरस से जो डिजीज़ हो रही खत्म, ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। लेकिन मनुष्य अपने कामों से जाना जाएगा, हम ऐसे रोग उत्पन्न कर देंगे जिसका कोई नहीं। मॉडर्न मेडिकल भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए कहता है कोई हमारे पास क्योर नहीं है, क्यों क्योर कोई वायरस हो, कोई बैक्टीरिया हो तो हम करें। अब आप आग में पैर डालेंगे तो उसका क्या ही उपाय है, उसका एक ही उपाय है कि आप पैर आग से थोड़ा सा दूर रखें। तो मैंने कहा ये बहुत गहन गंभीर वाक्य है कि सबसे बड़ी भूल इस समय हम समाज में कर रहे हैं भोजन को लेकर। और सबसे बड़ी हमारी जो, जिसको कह सकते हैं ना, एक बहुत बड़ी हमारी रिसर्च या बहुत बड़ी हमारी फाइंडिंग होगी कि हमने फूड को, अपने डाइट को आइडलाइज कर लिया। हमारा वाक्य आगे आपको पढ़ाऊंगा कि लिखा है अन्नम ब्रह्म, हम अन्न को ब्रह्म मानते हैं, लेकिन जैसे अन्न की हमने दुर्दशा करके रखी है आधुनिक समय में, इसके लिए हमारे पास ऐसे नहीं कि संसाधनों का अभाव, बस जागरूकता नहीं है, संकल्प नहीं है, थोड़ा सा समर्पण नहीं है, थोड़ा धैर्य नहीं है, जिसके कारण हम चीज़ें अच्छी कर पाए। तो पहला हो गया आहार, और दूसरा 21वीं शताब्दी में अब हम अपनी निद्रा को खोते जा रहे हैं। आज से 5-7 साल पहले तब भी सोना बहुत आसान था, अब तो बहुत कठिन हो गया। जब से इंस्टा, फेसबुक के जितने भी आए, टीवी, तमाम तरह की, 1-1 घंटे से हमारा पेट नहीं भरा तो अब समाज ने हमें कहा वेब सीरीज देखो, 10-10, 12-12 घंटे थोड़ा समय दो हमें, आप हमें, है ना। तो अब क्या होगा कि हमारी निद्रा, तो शारीरिक और मानसिक रूप से, जो कि विज्ञान कह रहा है कि हम विकास की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारा अनुभव कह रहा है हम फिजिकली मेंटली कोलैप्स हो रहे हैं। बस कारण क्या है, युक्त आहार नहीं है, युक्त निद्रा नहीं, देयर इज नो बैलेंस डाइट, देयर इज लैक ऑफ द प्रॉपर स्लीप। क्योंकि शास्त्र, योग शास्त्र, शंकराचार्य कहते हैं निद्रा समाधि स्थिति, बड़े बड़े आचार्यों का है। इतनी बड़ी बात, मतलब समाधि में जाने के लिए आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम कितने जन्म लग जाएंगे। कहते हैं अगर ढंग से नींद हो जाए तो समाधि की स्थिति है, और ये बड़ी गंभीरता से है। अगर हम अपने स्लीप पे काम कर लेना, तो मैं तो योग का विद्यार्थी हूँ, योग का अध्यापक हूँ, मैं कहता हूँ ध्यान करने की आपको आवश्यकता नहीं है ना। ध्यान से हमारी अटेंशन बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ती है, फोकस बढ़ता है, कुछ नहीं। आप प्रॉपर स्लीप लीजिए, जिस एज में सबके लिए लगभग 6 से 8, 8.5 घंटे के एक युवा वर्ग के लिए जो स्लीप का है, लेकिन वो प्रकृति के साथ तादाद में हो। जब प्रकृति तमस गुण प्रधान होती तब अगर हम नींद लें तो शरीर हमारा स्वाभाविक रूप से शुद्ध होगा। तमस गुण की प्रधानता रात 10 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक रहती है। 9, साढ़े 9 बजे अगर व्यक्ति सो जाए, 4, साढ़े 4 बजे उठ जाए, तो ये जो ट्यूनिंग है, हार्मोनाइजेशन विद द नेचर है, उससे हमारे शारीरिक रोग भी ठीक होंगे, और सबसे ज़्यादा है मानसिक रोग। अब हम आज एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब, और सबसे जो घातक रोग है जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं, ऑल आर फिल्ड विद द स्ट्रेस। सब लोग हमें स्ट्रेस के अंदर आ गए। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस कुछ नहीं है, अनावश्यक जब सूचनाओं का संग्रहण होता है, अननेसेसरी डाटा आता है, तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से क्या होता है, असहज होता है, एंड दैट डिस्कम्फर्ट इज नोन एज द स्ट्रेस। फिर आगे की 2 चीजें, एक तो है युक्त विहार। अब विहार शब्द संस्कृत में बड़ा व्यापक है, योग में बड़ा व्यापक। विहार का एक मतलब होता है घूमना, इसको आजकल हम कहते हैं ट्रेवलिंग। विहार का एक मतलब होता है मनोरंजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आप चाहे गेम्स कह लीजिए, इंटरटेनमेंट कह लीजिए। और विहार का एक शब्द है व्यायाम, मतलब जिसको कहते हैं अति सक्रिय शारीरिक क्रियाएं। एक तो होता है हम दिन भर एक्टिविटी कर ही रहे हैं, चल रहे हैं तो भी, लेकिन अति सक्रिय, जो मॉडर्न मेडिकल ने भी डिफाइन किया है, जिसको हम कहते हैं शरीर में स्वेद आ जाए, पसीना आ जाए, हमारे जो हार्ट रेट है सब बढ़ जाओ। 30 से 40 मिनट का एक सामान्य समय, क्योंकि जितना खाना जरूरी है, जितना पचराना जरूरी है, उतने शरीर में उसका सर्कुलेशन जरूरी है। पूरे शरीर को रिजुवनेट करने की जो प्रक्रिया है, स्वस्थ करने की जो प्रक्रिया है, वो है व्यायाम। और व्यायाम का जो सर्वोत्तम रूप है वो योग है। और योग में भी सूर्य नमस्कार, अगर आप शारीरिक की बात करें, और प्राणिक और प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम अगर कोई व्यक्ति कर ले तो मुझे नहीं लगता है कि और कुछ करने के लिए बचता है। और वो भी ना करे तो भी आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने 2015 से, जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, तब से एक 45 मिनट का सामान्य योग अभ्यासक्रम बनाया, कॉमन योगा प्रोटोकॉल ऑफ 45 मिनट। अगर हम अपने सोने के लिए 6.5 घंटा और 45 मिनट अपने अभ्यास के लिए नहीं दे सकते, तो समझिए हमने अपने बॉडी को, अपने शरीर को आपातकाल में, इमरजेंसी में रख के रखा हुआ। टाइम नहीं है, टाइम नहीं, किसके लिए नहीं,
भाई अगर 100 वर्ष की हम कामना करते हैं ऋषि होकर के, तो 100 वर्ष में कुछ इसके लिए डेडिकेट डिवोटी मिनिमम कह रहा हूँ, इतना हमें करना ही पड़ेगा। फिर आगे चलते हैं, युक्त चेष्टा। युक्त चेष्टा शब्द का अर्थ होता है कोई भी मेंटल एक्टिविटीज, मानसिक जितनी भी गतिविधियां हैं, वो विचार हैं, वो विश्वास हैं, वो स्मृति है, वो कल्पनाएं हैं, वो जिज्ञासाएं हैं, वो भावनाएं हैं, वो वासनाएं हैं, वो संस्कार हैं, सबको हम कहते हैं चेष्टा। तो कहते हैं चेष्टा युक्त हो। आजकल अब पहले हमने बहुत दिन तक एक शब्द का प्रयोग किया, हाइजीन, फिजिकल हाइजीन हम मेंटेन करते थे। आजकल बात आ गई मेंटल हाइजीन। आप कोई कुविचार ना रखें, कुस्मृति ना रखें, कुसंस्कार ना रखें, कुभावना ना रखें, कुकल्पना ना करें। मतलब कोई भी नेगेटिव थॉट, इमोशन, इमेजिनेशन, मेमोरी, बिलीफ व्यक्ति के शारीरिक मानसिक पतन का कारण होगा। अब ये मनोवैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य हैं। पहले हम मानते थे कुछ नहीं, अब तो आजकल अल्फा बीटा गामा पूरी ब्रेन वेव्स हैं। आप अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट लाइए, आपका वेव पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। आप नो थॉट स्टेट में चले जाइए, विचार रहित हो जाइए, आपका बिल्कुल दिमाग की जो भी ऊर्जा का स्तर है या जो ऊर्जा के तरंगे निकल रही वो परिवर्तित हो जाएंगे। तो कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो है बहुत सरल है सुविचार रखना। वैसे हम देखें तो हमें कुविचार रखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। नेगेटिव थॉट आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। क्यों? क्योंकि उसका उपाय, उसका जो उत्तर है वो केवल सांख्य योग वेदांत देता है, क्योंकि अविद्या से ग्रसित है। नेगेटिविटी नेचुरली अट्रैक्ट कर लेती है, क्योंकि अविद्या से जन्म जन्मांतर के अभ्यास, जन्म जन्मांतर के संस्कार से हम ग्रसित हैं, इसलिए हमें नकारात्मकता जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है सकारात्मक। लेकिन एक जागरूकता के साथ, सेल्फ अवेयरनेस के साथ, माइंडफुलनेस के साथ अभ्यास करें तो अविद्या का नाश होता जाएगा और विद्या का उद्भव होता जाएगा। और जैसे जैसे विद्या आएगी वैसे वैसे बस कहते हैं सकारात्मक विचार रखना। हमारे यहाँ तो ये कहा गया विचार ही उपचार है। थॉट इटसेल्फ इज अ रेमेडी, थॉट इटसेल्फ इज अ मेडिसिन। सुविचार ले आइए, आप ठीक हो गए। इसका एक लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। आपको कोई भी शारीरिक मानसिक पीड़ा हो जाए, कोई रोग हो जाए, और आप अपने शहर के बनारस के कोई बहुत बड़े डॉक्टर के पास जाइए, वो बस आपसे इतना कहता है कुछ नहीं हुआ, 2 दिन ठीक हो जाओगे, बस काम हो गया। और उसने क्या लिखा आपको थोड़ी पता हो, XYZ जितनी गोली दे, आपको कॉन्फिडेंस, उसने विचार दे दिया, आपका उपचार हो गया। और आप गए, आपको कुछ खास नहीं, उसने कहा इतने गंभीर रोग हो गया, अब तो बचना ही मुश्किल है आपका, तब भी आपका काम हो गया, दिमाग में आ गया थॉट, देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू सर्वाइव। क्योंकि वो इतना प्रामाणिक व्यक्ति, उसके एक विचार ने, एक वाक्य, एक शब्द ने ना, अरे कुछ नहीं हुआ, 2 दिन में आप स्वस्थ हो जाओगे, तो ये लग गया बात सही। मैं अपना ही एग्जाम्पल दूँ, मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था, तो एक बार इसी टाइम में सितंबर अक्टूबर में थोड़ा मच्छर उच्छर काट लेते हैं, तो थोड़े रैशेस आ गए। तो हमारे यहाँ JNU में भी इन हाउस हॉस्पिटल, वहाँ मैं गया, उन्होंने एम्बुलेंस ऐसे भेज दिया कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। 4-5 मेरे विद्यार्थी मित्र मुझे ले जा रहे एम्बुलेंस में, मुझे लगा भी आज जीवन का अंतिम दिन है, जितना क्रिटिकल ले गए वो लोग। वहाँ एम्स गए, एम्स में इमरजेंसी में ले जाया गया, दिल्ली में तो कुछ भी हो, एम्स गए, वहाँ गए, डॉक्टर ने देखा, इधर बोला कुछ नहीं हो जाओ। उसके बाद आए, फिर हम लोगों ने पार्टी वार्टी की, तब जाकर सब ठीक हुआ। कई बार एक विचार भी उपचार होता है। एक डॉक्टर ने डरा दिया, और जब बड़े डॉक्टर उसने कहा कुछ नहीं हुआ, ये तो हो गया, ये गोली खा लेना ठीक हो जाएगा, हम रिलैक्स हो गए। अदरवाइज लगा कि आज तो जीवन का अंतिम दिन आ गया। तो एक विचार भी उपचार है। तो युक्त चेष्टा की जब हम बात करते हैं तो हमें क्या है, ये मेंटल हाइजीन की अब बहुत ज़रूरत है। आप शारीरिक रूप से हाइजीन होना तो जरूरी है, लेकिन मेंटल हाइजीन, एक विचार कई बार पूरे जीवन को दुविधा में डाल देता है। एक सिंपल सा थॉट, एक कोई मेमोरी कहीं माइंड स्टक कर गया, पूरा जीवन उसी में लग गया। किसी, हम जो आजकल डिप्रेशन और एंजाइटी की बात करें, कोई एक पास्ट के थॉट्स स्टक हो गए, डिप्रेशन चले गए, एक फ्यूचरिस्टिक थॉट्स स्टक हो गए, एंजाइटी में चले गए। और सबसे लास्ट में योग में स्वास्थ्य का या जीवन शैली का जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, युक्त कर्म। हमारे कुछ ना कुछ कर्तव्य और उत्तरदायित्व हैं। देयर आर सर्टेन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति अवेयरनेस, सबसे पहले कि मेरे कर्तव्य और उत्तरदायित्व क्या है, इसकी जागरूकता, और दूसरे नंबर पर उसके प्रति समर्पण। अब ये हेल्थ का एक ऐसा डायमेंशन है जिसको पूरी दुनिया कई हजार सालों के बाद देख पाएगी। आजकल हम प्रोफेशनल हेल्थ की बात करते हैं, कि प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल हेल्थ का मतलब क्या है कि आप जिस भी कार्य में लगे, विद्यार्थी हैं तो पढ़ने में, अध्यापक हैं तो पढ़ाने में, राजनेता हैं तो देश चलाने में, प्रबंधक हैं तो प्रबंधन में, तो अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अवेयरनेस, अगर व्यक्ति को उसकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अवेयरनेस रहे, अगर वो भूल जाए तो रेगुलर कराई जाए, और उसका उस पर समर्पण रहे, तो जिसको हम कहते हैं द 5th डायमेंशन, जो हमारे रूटीन का एक बड़ा पार्ट है, दिनचर्या का, हमारी जीवन शैली का बड़ा पार्ट है। तो सबका, एक गृहिणी है उसका भी अपना उत्तरदायित्व, उसके भी कर्तव्य और उत्तरदायित्व। तो अपनी ड्यूटीज़ को बेस्ट ड्यूटीज़ मानना,
और वेस्ट वे में डिवोटेड होकर के अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना, ये पांचवा आयाम और सबसे महत्वपूर्ण है, और उसको उसी क्रम में धीरे 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 हमने रखा है। तो ये सामान्य चर्चा यौगिक आहार एंड लाइफ स्टाइल को लेकर के थोड़ी सी विशेष चर्चा कर लेते हैं, आगे चलेंगे। मेरे ख्याल से समय हो रहा है, 5 मिनट में मैं पूरा कर लूँगा। अब इतने घंटे लगा के आया हूँ मैं, 8-10 घंटे गीता जी के आदेश पे, तो 5 मिनट तो समय मिल सकता है मुझे? अच्छा, नहीं, समय की मर्यादा का ध्यान रखना है। आज ही काल भैरव का दर्शन करके आया हूँ, तो यही शिक्षा मिलती है कि काल का अतिक्रमण नहीं करना है ना। ये उसी चीज को चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है, आगे चलेंगे। अब यहाँ से थोड़ी सी आहार विशेष पे चर्चा करते हैं। जो यौगिक आहार का मूल वाक्य हमें मिलता है वो छांदोग्य उपनिषद का है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, ध्रुव स्मृतौ सर्व ग्रंथी नाम विप्रमोक्षा। ये वाक्य जो उपनिषद में एक अलग रूप में मिलता है और लोक में एक अलग रूप में प्रचलित है। तो कहते हैं आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है और सत्व शुद्धि से ध्रुवा स्मृति आती है, और ध्रुवा स्मृति आने पर व्यक्ति सभी प्रकार से मुक्त हो जाता है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैंने आरंभ में आपसे कहा कि आहार का मतलब इनपुट। आज हम बात करते हैं साइकोलॉजी में बिहेवियरल मॉडिफिकेशन की, है ना। पूरा का पूरा मनोविज्ञान है कि मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया जाए, उसको परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए, मूल यही है। उसकी आधुनिक बहुत सारी शाखाएं हैं। तो कहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व आउटकम है, हमारी पर्सनालिटी, हमारा बिहेवियर इज आउटकम। और आउटकम किसका है? जो भी हमारे अंदर इनपुट जा रहा है। आप कैसे कह सकते हैं परिदृश्य में रहते हैं, कैसे सराउंडिंग्स में रहते हैं, वैसा आपका व्यक्तित्व बनने लगता है। अब तो ये सामान्य तौर पे कहा जाता है कि आपके 5 मित्रों का डाटा मिल जाए तो आपके व्यक्तित्व के बारे में पूरा विश्लेषण किया जाता है। उनका स्वभाव, उनके संस्कार, उनके व्यवहार, उनकी रुचियाँ, उनकी प्रवृत्तियाँ, उनकी गतियाँ, अगर आपके 5 बेस्ट फ्रेंड बता दीजिए जाए तो आपके बारे में बता दिया जाएगा कि आपकी प्रवृत्ति क्या होगी, आपके संकल्प क्या होंगे, आपके संस्कार क्या होंगे, आपके विचार क्या होंगे। क्योंकि हम जैसा इनपुट 24 घंटे लेते हैं वैसे ही, जैसे फिर मैं थोड़ा सा क्रिटिकल एग्जाम्पल, लेकिन बहुधा इस बात को कहता हूँ कि एक समय था जब कोरोना का बिल्कुल झंझावात था, 24 घंटे दिमाग में वही चल रहा था। अब देखिए अभी तो बिल्कुल चीज़ें क्या हो गई, रिलैक्स हो गई। जो भी हमने बहुत प्रक्रिया से उस पर नियंत्रण पाया, लेकिन परिवर्तन आया ना, एक जो संकट था, मानसिक भय था, कहीं न कहीं वो दूर हुआ। तो उसी को लेकर के उन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले अपने इनपुट्स को ठीक करना पड़ेगा। आहार की शुद्धि से सत्व शुद्धि। तो इनपुट ठीक किया है, इनपुट ठीक करने के बाद भी दूसरी चीज़ है, आपने क्या ग्रहण किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, उस ग्रहण का विश्लेषण कैसे करते हैं। बिहेवियर में ये नहीं कि आपने देखा और आप उसको फॉलो करने लगेंगे, क्योंकि हम लोग रैशनल हैं, बौद्धिक हैं, हम सोचते हैं। तो आपने उसको विश्लेषण कैसे किया, तो उसी कहते हैं सत्व शुद्धि। आहार शुद्धि से सत्व शुद्धि, बौद्धिक शुद्धि, आपका विश्लेषण कैसा रहा। आजकल 3 स्टेप बताए गए। इन्फॉर्मेशन देना मतलब इन्फॉर्मेशन लेना, जिसको हम कहते हैं लिसनिंग या डीप लिसनिंग। फिर लिसनिंग के बाद अंडरस्टैंडिंग। लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग से अगर हम कन्विंस हो गए तो हमारे बिहेवियर में आता है, और अगर हम कन्विंस नहीं हो पाए तो हमारे बिहेवियर में नहीं आता। इतना मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी सरलता से कभी सूचनाएं जैसे आज हमें मिल रही हैं, 20-20 सेकंड के रील में ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है, बस हम लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हम कन्विंस नहीं है, हमारा पर्पस नहीं है। वहाँ लिखा हुआ था तो ब्रह्म जिज्ञासा मिलेगा, ठीक है चलो इसको स्क्रॉल करो, आगे चलो, और कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ज्ञान आज जितना सुगम है बिना गुरु के, और जितना आकर्षक है, मतलब अब पीपीटी, मैं तो दुनिया का सबसे गरीब आदमी, पीपीटी बनानी आती नहीं, तो मैडम ने कहा कुछ बना के लाना है, तो जो भी कट कॉपी पेस्ट था उठा के लेके आ गया। लेकिन इतने आकर्षक तरीके से आजकल पूरी एक इंडस्ट्री है जो ज्ञान को इतने जैसे चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि समझने में आपको माइक्रो सेकेंड लगने वाला। लेकिन आज भी हम अज्ञानता की जो पीढ़ी, उसमें कोई खास इनोवेशन नहीं हुआ। और मुझे नहीं लगता गांव में, दूर दराज में भी किसी के पास मोबाइल नहीं, सबके पास मोबाइल है, सबके पास डाटा है, लेकिन हम कन्विंस नहीं है कि इससे हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और जब तक हम कन्विंस नहीं होते ना, तब तक हमारे आचरण में वो नहीं आता। सूचनाएं तो हजार हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जो 1-8 घंटा सोशल मीडिया पे नहीं हो, नहीं तो यूट्यूब, कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया के इर्द गिर्द हैं। उसका प्रयोग कैसे करते हैं, वो सदुपयोग हो रहा, दुरुपयोग हो रहा। और सबसे मज़ेदार बात आपको ये बताऊं, रोचक तथ्य ये है कि आप सोशल मीडिया पे जैसे कंटेंट देखते हैं वैसे एल्गोरिदम सेट हो जाता है और आपको वैसी चीज़ें आएंगी। आप वो प्रेमानंद महाराज जी की रील देखने लगी है तो आपके कंटेंट में सिर्फ प्रेमानंद जी का ज्ञान आएगा, और आप कोई बॉलीवुड का गाना देखने लगी है, हॉलीवुड का, तो आपके पास सिर्फ वही आएगा।
तो मतलब ईश्वर भी तो कुछ देख करके ना हमारे स्वभाव के अनुसार वो हमें चीज़ें प्रस्तुत करके दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि हमें सबसे पहले क्या करना, आहार की शुद्धि, इनपुट्स को शुद्ध करना, फिर अपनी विश्लेषण क्षमता बढ़ाना, और सबसे लास्ट में क्या करना है, तो ध्रुवा स्मृति। अब ये शब्द बहुत अच्छा है, हिंदी जब इसका अनुवाद मैंने देखा किताबों में तो उसमें लिखा था याददाश्त आ जाएगी, तो मुझे लगा कि क्या हम गजनी हो गए, क्या हम भूल जाते हैं क्या, तो याददाश्त आ जाएगी। लेकिन कभी सोचिए, हमारे शास्त्र कहते अहम ब्रह्मास्मि, ये याददाश्त उसकी बात हो रही, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परिपूर्ण, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा, ये ध्रुवा स्मृति। अपने मूल को जाग लेना, हमारे अंदर जो अपूर्णता है, अज्ञानता है, वो जब नष्ट हो जाती है ना, हम पूर्ण हो जाते हो। ध्रुवा स्मृति मतलब महर्षि पतंजलि उसको कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, दृष्टा का स्वरूप में अवस्थित हो जाना, ये है ध्रुवा स्मृति। तो आहार अगर हम ज्ञान के सेंस में लें और भोजन के सेंस में लें, तो जो हम जैसे खा रहे हैं वैसे सप्त धातु से हमारा पूरी की पूरी जो चेतना है उसका निर्माण हो रहा है। तो पहला ये दार्शनिक है। दूसरा एक दो और दिखाई इसमें, अच्छा हाँ इसी में रहने दीजिए। मुझे बड़ा रोचक वाक्य लगा। एक तो अभी जो मैंने आपको कहा कि फूड इटसेल्फ इज अ मेडिसिन, तो उसके लिए कहा गया अन्नम सर्वौषधम उच्यते। हमारे यहाँ मतलब औषधि ऐसे जैसे आज आई है, कदाचित 150-200 साल पहले इतना इनोवेशन भी नहीं था ना। वो हल्दी से, वो तुलसी से, वो नीम से, वो अदरक से, वो लौंग से हम सारी औषधि कर दे, सारी एंटी बैक्टीरिया और एंटीऑक्सीडेंट सब हमने बना के रखे। तो अगर भोजन को सही भाव से, सही समय पर, सही मात्रा में लिया जाए, मतलब जो कुछ भी आप ले रहे हैं, जो फूड ले रहे हैं, जो डाइट ले रहे हैं, अगर उसकी जो भी कह सकते हैं उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी टाइमिंग और लेते समय आपका टेम्परामेंट, आपका उस समय जो मनोदशा अगर सही है, वो भोजन ही औषधि है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में आया कि अन्न ही औषधि है। और अन्न का औषधि कब बनती है, जैसे हमारे यहाँ औषधि सिद्धि की विधि होती है आयुर्वेद में। कोई भी ये नहीं कि आपने नीम उठाया किसी को दे दिया, कदाचित मुझे यही लगता है इसीलिए आज हम उतनी जितना हमें सक्सेस होना चाहिए नहीं हो रहा। औषधि को सिद्ध किया जाता था। आपने तुलसी लिया, जब तुलसी को किसी को दिया जाता था तो उसको सिद्ध करके दिया जाता था, उसकी विधि होती थी। हर एक व्यक्ति जा करके नहीं, एक नक्षत्र होता था, एक टाइमिंग होती, जब उसको तोड़ा जाएगा, उसको सिद्ध किया जाएगा। जैसे अभी आएगा अमृत पूर्णिमा आती है, अलग अलग टाइम में। तो कहते हैं कि अन्न भी औषधि अगर उसका सदुपयोग किया जाए। अब हमारे पास सिद्ध करने वाले अगर आचार्य नहीं, तो इतना तो कर ही सकते ना कि भोजन लें, बड़ी सकारात्मकता से लें, बड़ी शुद्धता से लें, बड़े धैर्य के साथ लें और बड़ी पवित्रता के साथ लें। तो मैंने कहीं ये बात पढ़ी थी कि भोजन लेते समय सबसे पहला जो धन्यवाद करना चाहिए उस व्यक्ति का करना चाहिए जिसने इसके लिए, उस किसान का जिसने इसको अपने कठिन तप से, परिश्रम से इसको उगाया, पकाया, संरक्षित किया, और वो पूरी प्रक्रिया जिसके द्वारा आज मेरे प्लेट में, थाली में भोजन है। तो जब हम उसके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, उसके प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हैं, तो ये भोजन के प्रति शुद्धता। और एक भी अन्न ना छोड़ना, उतना ही लें जितना हम खाएं, ये भोजन की शुद्धता। और सबसे लास्ट में ऋषि लोग थे बड़े तूफानी, तूफानी शब्द को गलत मत लीजिएगा, बड़ा व्यापक चिंतन करते थे। उन्होंने एक वाक्य लिखा है, अद्यते अतिच भूतानि, या तो आप भोजन को खाएंगे नहीं तो भोजन आपको खाएगा। और आज लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर यही है। अब हम खाने को नहीं खा रहे, खाना हमें खा रहा है। जो आजकल है ना, पहले एडिक्शन होता था कुछ औषधियों का, कुछ वस्तुओं का, आजकल फूड एडिक्शन हो गया। तो आजकल फूड ब्लॉगर, फूड चैन, ये चल रहा है। तो कहते हैं कि अगर आप भोजन को सही विधि, मात्रा, वस्तु से नहीं लेते हैं तो भोजन आपको खाने लगता है, जिसको हम कहते हैं खा बहुत रहे, लग नहीं रहा है, पच नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, वो उसका सेंस है। जी आगे चलिए। ये मुझे लगता है अब आज के लिए अंतिम बात की इसी पर थोड़ी सी बात कर दूंगा। जो युक्त आहार है वो सात्विक आहार है। और सात्विक आहार ने हमारे सात्विक आहार है क्या, इसको ऋषियों ने कहा कि ऐसा कोई भी आहार जो आयु, सत्व, बल, आरोग्य, भगवद गीता का श्लोक है, आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धनाः, रस्याः, स्निग्धाः, स्थिरा, हृदयाः, आहाराः सात्विक प्रिया। तो जब हम कहते हैं ना क्या खाएं, एक बड़ा चैलेंज होता है। तो कहते हैं जो भी खा के व्यक्ति की आयु बढ़े, आयु कम से कम भी 100 वर्ष हो, जो हमारी एजिंग को कम कर दे, है ना। आजकल एंटी एजिंग बहुत सारी चीज़ें आ गई, फूड भी ऑल्सो एंटी एजिंग। आयु बढ़े, और क्या बढ़े, सत्व, मानसिक बल बढ़े, बौद्धिक बल बढ़े। आयु, सत्व, बल, शारीरिक बल बढ़े। तो आयु हो गया, सत्व हो गया, बल हो गया। और अभी देखिए शब्द है आरोग्य, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इम्यूनिटी।
हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो। तो आयु मिले जिस भी भोजन से, सत्व मिले, बल मिले, आरोग्य मिले, और खाने में और पचाने में सुख प्रीति विवर्धना। जब खा रहे हो तो भी, और जब वो पच रहा हो तब भी हो, जब शरीर से उसका निष्कासन हो रहा तब भी इनमें सुख प्रीति विवर्धना, वही सात्विक आहार है, वही यौगिक आहार है, वही मिताहार है। लेकिन क्या खाएं, अब इसमें कहीं बात नहीं कही गई। चावल खाएं कि रोटी खाएं, सब्जी खाएं कि दाल खाएं, कुछ नहीं कहा गया। तो पैरामीटर बता दिए गए जो भी आपको आयु प्रदान करे, सत्व प्रदान करे, बल प्रदान करे, आरोग्य प्रदान करे, ये चीजें दें। और खाने, पचाने और निष्कासन में जो सरल हो वो सात्विक आहार। फिर उन्होंने इंडिकेशन दे दिया। हमारे यहाँ ऋषि, भगवत गीता का जो सबसे बड़ा वाक्य, यथेच्छसि तथा कुरु, कि जो मन में आए वो करो। लेकिन कब? आचार्य की, ऋषि की, किसी प्रामाणिक व्यक्ति की बात सुनने के बाद। पतंजलि कहता है यथाभिमत ध्यानाद्वा, जो मन में आए उसका ध्यान कर लो। लेकिन कब? वो सारा बताने के बाद ये कहते हैं। मतलब फ्रीडम कब है? जब आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाए। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फ्रीडम के लिए कोई स्थान नहीं। तो इसीलिए फिर उन्होंने थोड़ा सा इंडिकेशन किया, रस्याह। रस्य मीन प्रणाम, जो फल और सब्जियां हैं इनको हम रस से कहते हैं। जितने भी फ्रूट्स और जितने भी वेजिटेबल्स हैं रस हैं, इनको हम सीधे कंज्यूम करते हैं तो रस्याह। फिर अगला शब्द स्निग्धाह, जिसको आजकल हम डेयरी प्रोडक्ट कहते हैं। दूध, दही इत्यादि इत्यादि जितने भी आपके हैं वो सब डेयरी प्रोडक्ट हैं, उसको हम कहते हैं रस्याह, सॉरी स्निग्धाह। फिर स्थिराह, देखिए कितना अच्छा शब्द है। आजकल शब्द आता है ड्राई फ्रूट। कोई भी भोजन जो लंबे समय तक रखा रहे, काजू ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, लंबे समय तक इनमें पर स्थिर रहता है ना, स्टेबल है। तो कहते हैं आप फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, दूध, दही, तक जितनी भी तरह की चीज़ें वो खाइए। और क्या खाइए? ड्राई फ्रूट्स खाइए, है ना। आजकल हम लोग जो फास्ट फूड, पैक फूड करते हैं, तो भारत में हजारों साल की परंपरा रही। 5 बादाम में आपको शरीर की वो सारी ऊर्जाएं मिलती हैं, जितना प्रोटीन, जितना कार्ब, विटामिन, मिनरल्स, जितने भी टर्मिनोलॉजी है सब उसमें फिट हो गई। और अगला शब्द है हृदयाह, जिसको हम मेडिसिनल प्लांट्स कहते हैं। वो हल्दी हो गई, वो तुलसी हो गई, वो लौंग, इलायची, जितनी भी तरह की चीज़ें हैं जो बॉडी की इम्यून के लिए बहुत अच्छी है, जो आरोग्यता प्रदान करती हैं, उसको हम कहते हैं आहाराह सात्विक प्रियाह, जो सात्विक है। अब यहाँ पे 2 व्याख्या हो सकती है। जो व्यक्ति सात्विक होता है वो ऐसा खाता है, या ऐसा खाने वाला व्यक्ति सात्विक हो जाता है। तो यही इंटायर इसका एसेंस है। और जो हठयोग का मिताहार शब्द है वो बेसिकली कितना खाना चाहिए, तो कहते हैं कि अगर आपके पेट को हम 100% मान लें तो उस 100% में आप 50% आप, जिसको हम अनाज कहते हैं, उनका भक्षण करें, 25% उसमें लिक्विड रहे, और 25% हमेशा जो प्राण वायु के संचरण के लिए रहे, एयर के सर्कुलेशन के लिए हमारे बॉडी में रहना चाहिए। मिताहार का कॉन्सेप्ट है। तो युक्ताहार क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है और कैसे खाना। और मिताहार जो पूरा फोकस है कितने मात्रा को लेकर के है। और बहुत सारी, जब हम योग में जाएंगे तो योग का जो एसेंस है, कितने बार खाना चाहिए, बहुत बड़ा प्रश्न है। तो सामान्य तौर पे द्विवार भोजनम उच्यते, ऐसा वाक्य आता है कि 2 बार भोजन करना चाहिए। लेकिन इस सब के बाद, शास्त्र का अनुसरण अध्ययन करने के बाद भी मनुष्य के पास यथेच्छसि तथा कुरु कि ये हमेशा स्वतंत्रता रहती है। और उस स्वतंत्रता का हमें बड़ी सकारात्मकता के साथ, बड़े धैर्य के साथ प्रयोग करना चाहिए। तो जो अगेन जो टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कंट्रोल, तो अपने फूड पर, अपने स्लीप पर, अपने एक्सरसाइज पर, अपने थॉट्स पर और अपने ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति सेल्फ अवेयर होइए और उसको सेल्फ कंट्रोल में कीजिए, जिससे हम होलिस्टिक लाइफ, समग्र जीवन प्राप्त कर सकें। तो मुझे लगता है कि इतनी बातें समय के अनुसार पर्याप्त हैं। आप सब ने इतने प्रेम से सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। धन्यवाद सर। मैं इस पाठ्यक्रम के अगले प्रायोगिक सत्र के लिए भारत अध्ययन केंद्र की सेनेटरी विजिटिंग फेलो डॉक्टर गीता योगेश भट्ट को आमंत्रित करूंगी एवं योग का प्रदर्शन हम सबके मध्य कविता जी एवं महिमा जी करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो सर से, किसी की जिज्ञासा हो अगर, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से जो भी हमारे से प्रतिभागी जुड़े हैं। जी,
देखिए, बहुत सामान्य दृष्टि से कहें तो एक ही है, सांख्य की दृष्टि से कहें तो चित्त का एक अंग मन है, और वेदांत की दृष्टि में जाएं तो चित्त एक व्यापक हो गया, वहाँ अंतःकरण चतुष्टय की बात होती है। लेकिन सामान्य तौर पे हम ये समझ सकते हैं मन और चित्त को, जो मेरी अपनी समझ है, कि जो चेतना का क्रियात्मक पक्ष है वो चित्त है। तो संस्कृत में हम दो शब्द होता है, एक होता है चित्त, दूसरा होता है चित्त। तो चित्त मतलब चेतना और चित्त मतलब चेतना का क्रियात्मक। तो जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो जब फंक्शनल होती है तो दैट बिकम द चित्त। वो माइंड के रूप में, कभी इंटेलेक्ट के रूप में, उसके अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो यही है। तो मन कह सकते हैं चित्त का एक छोटा सा रूप है। और किसी का कोई प्रश्न भाई? जी, देखिए उपवास को लेकर के ये या निराहार को लेकर के आयुर्वेद शास्त्र में, योग शास्त्र में तो सामान्य तौर पे, हठ योग में तो वर्जना है क्योंकि जो व्यक्ति साधना करता है। लेकिन आयुर्वेद और आज के समय में हम इसको नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं, तो वहाँ उपवास एक चिकित्सा की विधि है। तो एक तो है कि जो हमारे जितने भी पाचन तंत्र में, मुख से लेकर के जितनी भी पाचन प्रणाली है, उस प्रणाली को विश्राम देने की एक विधि है। अब उस उपवास का देखिए, प्रत्येक व्यक्ति 8 घंटे का पर डे करते ही है। अगर आप रात में सही समय पे सो रहे हैं तो 8 घंटे विश्राम होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि शरीर में रोगों की अधिकता के कारण शरीर की जो सामान्य क्रियाविधि, जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, वो डिस्टर्ब होती है। तो बॉडी के अंदर एक पावर है जिसको हम कहते हैं सेल्फ हीलिंग, स्वयं उपचार की विधि। अब अगर हमारा शरीर की पूरी ऊर्जा शरीर के विभिन्न कार्यों में लगी रहेगी तो स्वयं उपचार करने का समय नहीं मिलेगा। तो कहते हैं कि जैसे हम अगर कुछ नहीं खाते हैं 8 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे, 32 घंटे, अलग अलग है, तो उस समय क्या होता है कि उतनी ऊर्जा बच गई जो पचाने में लगी थी, तो वो ऊर्जा जाकर के रोग का उपचार करती है। क्योंकि बॉडी की हीलिंग सिस्टम के कारण ही सारे रोग ठीक होते हैं। अगर वो हीलिंग सिस्टम काम नहीं करता तो फिर ना तो कोई डॉक्टर हेल्प कर सकता है, कोई भी हेल्प नहीं करता। ये सब जितनी भी हम औषधि मेडिसिन लेते हैं ये हेल्पिंग है। तो उपवास का जो वैज्ञानिक दृष्टि है वो ये है कि रोग का निदान में शरीर को समय मिले, है ना, किसी भी तरह का अगर रोग हो। और दूसरा उपवास का जो एक कारण है, कहते हैं कि अगर मन को एकाग्र करना हो तब भी उसमें उपवास का बड़ा महत्व बताया गया है। लेकिन सामान्य तौर पे हठ योग के ग्रंथ कहते हैं निराहार का वर्जना है, मतलब बिना खाए मत रहिए, क्योंकि आप साधक हैं, आप साधना कर रहे हैं, अलग अलग तरह के आसन, प्राणायाम, बंध मुद्रा कर रहे हैं। तो आप निराहार रहेंगे तो ऊर्जा बिल्कुल आपके पास नहीं रहेगी। तो दो तरह के व्यक्ति हो गए, एक स्वस्थ व्यक्ति हो गए, एक अस्वस्थ व्यक्ति हो गए। तो स्वस्थ व्यक्ति आंशिक उपवास के लिए जा सकता है, अस्वस्थ व्यक्ति को जो एक प्रक्रिया के तहत उसको उपवास कराया जाता है वहाँ अनिवार्य होता है। जी, अच्छा, कितने लोगों को समझ में भी आया? प्रश्न पूछने का ना पूछने के दो ही कारण, या तो सब कुछ समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं ना, मध्यम मार्ग वाले का कुछ नहीं होता, आपको कुछ। ऑनलाइन पोर्टल से भी किसी को कोई प्रश्न है तो वो अपना प्रश्न रख सकते हैं। कई लोगों ने हाथों को उठाया है, रेस किया है। विजया जी, अपने को अनम्यूट कर ले और अगर कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा। मधु जी, कुछ बोल रहे हैं लेकिन शायद हम तक आवाज़ नहीं आ रही। नहीं, हमारे तक तो नहीं आ रही। जी, किसके लिए? अच्छा, देखिए, अगर व्यक्ति स्वस्थ है और उसके भोजन में जो भी, जिसको हम
कहते हैं कार्ब है, विटामिन है, फैट है, मिनरल्स है, ये सारी चीज़ें हैं तो गुड बैक्टीरिया अपने आप आता है। हमारे भारत में तो गुड बैक्टीरिया के लिए शरीर में दही को एक बहुत अच्छा माना गया, और दही का अगर व्यक्ति सेवन नहीं कर सकता है तो तक्र, जिसको हम छाछ कहते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा है। अगर हम दोपहर में सामान्य तौर पे वर्जित ना हो तो दोपहर में अगर हम छाछ लेते हैं बिना नमक की, जो उसका एसेंस इतने हैं कि जैसे हम उसमें कोई भी मतलब दही से संबंधित कोई भी कट से रिलेटेड चीज़ें कुछ उसमें मिश्रित कर देते हैं तो उसके बैक्टीरिया का जो पीएच लेवल वो डिस्टर्ब होता है। तो अगर हम दही ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, तो एक ये सोर्स है। बाकी फल हैं, ये सब शरीर में किसी न किसी प्रकार से सही है, जैसे जिसको हम जाम फल, अमरूद कहते हैं, तो ये बहुत सारे हैं। लेकिन जब हम आहार शास्त्र में जाते हैं तो उसमें अलग अलग व्यक्ति के अनुसार अलग अलग वस्तु का निर्धारण किया गया है। तो जिसको हम कहते हैं कि एक जनरलाइज स्टॉक होती है और एक स्पेशलाइज स्टॉक होती है। तो स्पेशलाइज मतलब एक व्यक्ति का पहले परीक्षण किया और फिर उनको क्या जरूरत है। जैसे मान लीजिए किसी की व्यक्ति के शरीर में ऑलरेडी सभी चीज़ों का संतुलन है, जब वो कोई चीज़ लेता है तो वो उसका वार्धक्य हो जाता है, उसमें वृद्धि होती है, वो भी एक रोग का कारण है। तो अच्छा का मतलब ये नहीं कि वो सबके लिए अच्छा है। जैसे हम कहते हैं ना, तुलसी अच्छी है, लेकिन एक मात्रा से ज़्यादा लेने पे वो शरीर के लिए हानिकारक हो जाती है। नीम अच्छी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं, मतलब कि हमेशा नहीं है, सबका है। तो सामान्य तौर पे जो हमारी दिनचर्या का भाग है, उसमें जो भारतीय व्यंजन है, जो भारतीय भोजन है, उसमें सभी चीज़ों का अच्छा समावेश है। और अगर हम उसको ग्रहण करते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई चीज़ की कमी रहती है। जिसमें फल हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, फिर जो भी आप भोजन लेते हैं उसमें सभी चीज़ों का समावेश होता है। नहीं, अब इसके लिए आपको आयुर्वेदाचार्य से संपर्क करना पड़ेगा, ये मेरे डोमेन से बाहर हो गया है ना। मैं कह सकता हूँ, उसका उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन मतलब एक विशेष उत्तर देने से पहले जो इसका है कि कितनी मात्रा में ले रहे हैं, कौन सी तुलसी ले रहे हैं, तुलसी के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, और उनकी आयु और उनका संरचना क्या है, तो उसके आधार पर निर्धारित होता है। मैंने कहा ना, दुनिया में कुछ भी सही गलत नहीं है, वो समय काल के अनुसार वो सब चीज़ रिलेटिव है। तो रिलेटिवली वो गुड भी होता है, कई बार नहीं भी होता है। सर, मैं ऑनलाइन नोट्स हूँ, सर खाने के साथ पानी कितनी देर बाद लेना चाहिए? खाना खाने के बाद पानी कितनी देर? जी, पानी कितनी देर बाद लेना चाहिए? देखिए, अगर मैं इसका योग में योग की दृष्टि से उत्तर दूं तो योग में ऐसा कोई विशेष वर्णन नहीं है कि आपको कितने देर बाद पानी पीना चाहिए भोजन के। लेकिन अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो कहते हैं कि लगभग 45 मिनट के बाद हम भोजन करने के 45 मिनट बाद जल ग्रहण करते हैं तो पाचन के लिए अच्छा होता है। 45 मिनट 1 घंटे के बाद, ये सामान्य दृष्टि है। योग में ऐसा कोई विशेष इसका उत्तर नहीं दिया गया है। हेलो सर। हेलो हेलो जी, गुड इवनिंग सर, माई सेल्फ डॉक्टर सतीश जी। इज देयर एनी गुरुकुल सिस्टम ऑफ योगिक स्कूल सो दैट those who are interested in yoga to improve their life, so shall you guide so that it will helpful to learn the yoga much more in daily life? आपका प्रश्न क्या है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं? व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू आस्क? Yoga teaching and training Gurukul system, yeah, practically, so that it will be easy to practice in day-to-day life. 100% it will be easy. As I already told that there is a 45 minutes yoga protocol developed by the Ministry of Ayush, Government of India. It can be practiced by anyone, but as far as concerned, it is about the Gurukul system. So there are various, or I will say, number of Gurukula in India, across the India. So you can search on the Google, you can find out. They have a very particular routine, a very particular lifestyle they are following. So you can adopt that. Thank you, sir. प्रश्नों की श्रृंखला यहीं रोकते हैं ना। धन्यवाद।